luck plays a very major role in clearing this examination. So clear civil services probably took some attempts, and then once they got into services, they worked for some time, and then they realized, okay, boss, this is not my calling, this is not the way I will be able to do the work, because the system has its own constraint. चीज कर रहे हैं, कोई डिजाइनिंग कर रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है, कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, कोई सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई कोर सेक्टर में जा रहा है, तो वो काफी कंफ्यूजिंग टाइम होता है. एंड जबकि आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन सिविल सर्विसेज व्हेन आई जॉइंड द कॉलेज. ठीक है, 10 साल कर सकता हूँ, 15 साल कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी लाइफ इस चीज की तरफ डिवोट नहीं करना चाहूंगा. लूज द स्टीम, लूज द पैशन आफ्टर जस्ट like 5 years after joining the service. Hi everyone. Today we have with us Akshat Kumar Singh, a very special guest. So Akshat is a very close junior of mine from IIT Roorkee, and we had played hockey together, we had tracked together, and we had studied together in library as well. And today I'm welcoming him as a IS officer. So a heartiest congratulations, Akshat. It is pleasure hosting you today. Thank you so much, sir. Thank you for providing this opportunity. Absolutely, absolutely. So let's start from zero. So just talk about a bit about your background, like about your financial background, what your father do, mom, and like how was the scene while growing up? So my name is Akshat Kumar Singh, and I belong to a family who is from UP. So मेरे फादर यूपी से हैं, मम्मी यूपी से हैं, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से. एंड वो लोग दिल्ली आ गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था. सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली. तो कल्चर मेरा यूपी का है एंड पैदाइश दिल्ली की है, तो काफी इंटरेस्टिंग सा मिक्सचर हो जाता है. ऊपर से दिल्ली भी अपना यमुना पार साइड था, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मेरे पैदाइश हुई थी. सो मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मदर हैं, एंड मेरी बड़ी सिस्टर है, मैं हूँ, एंड मेरा एक छोटा भाई है. तो मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है एंड बीएसएनएल में ही इज अ सिविल इंजीनियर, एंड मम्मी हाउसवाइफ है. सो फाइनेंशियली आई वुड से कि फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी कभी उतनी खराब नहीं रही, बट आई वुड से कि मिडिल क्लास वी वुड लाइक टू से कि ठीक है, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हम बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे. So it was a decent enough life, and I was provided with opportunities. I was very privileged to have those opportunities. So मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में ही हुई, एंड आई वेंट टू इंग्लिश मीडियम स्कूल. मैंने दिल्ली में ग्रीनफील्ड्स पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग की, जहाँ पे आई वुड से आई वाज लकी इनफ टू हैव गुड टीचर्स, गुड पीपल. एंड उसके बाद आई वेंट टू जॉइन आईआईटी रुड़की, जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मैंने लिया था, एंड वहाँ पे आई मेट पीपल लाइक यू. सो दिस वाज मोर और लेस माय जर्नी. Absolutely. So I know that in IIT Roorkee you had a good journey altogether. We played hockey together. You were part of trekking club as well. So talk a little bit about your journey in IIT Roorkee. Like what was your main key takeaways had been, or major learning, or I would say whatever the best thing has happened to you in IIT. If you can talk about that. क्रोनोलॉजिकली मैं बात करूं तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, तो आई डिड नॉट नो एनीवन एट आईआईटी रुड़की, ना जूनियर्स को ना सीनियर्स को, किसी को भी. सो एंड मैंने इसको अच्छे से लिया भी नहीं. मैंने पूरा फर्स्ट सेमेस्टर बस अपने गेमिंग करी, रूम पे बैठा, लैपटॉप चलाया और ये सब चीजें एक्सप्लोर करी. ठीक है, ये भी मैं बोलता हूँ एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि ये सब चीजें मैं स्कूलिंग तक नहीं कर पाया था. तो ठीक है, एक नई दुनिया थी, मैंने वो एक्सप्लोर करी. बट उसके बाद आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर आई रियलाइज कि यार ऐसे तो नहीं चीजें चलेंगी. सो आई ज्वाइन वेरियस ग्रुप्स एंड मेट वेरियस पीपल. बहुत सारे लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लोगों से मिला. एंड यही मेरा जो सबसे बड़ा टेक अवे मुझे लगा है अभी तक पूरी आईआईटी की जर्नी का, वाज द पीपल, द कनेक्शंस आई मेड. जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे बैचमेट्स इतनी अच्छी अच्छी पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो. हमारा एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, जहाँ पे हम लोग को सिविल सर्वेंट से लेके एंटरप्रेन्योर्स तक मिल जाते हैं. सो दिस इज वन थिंग विच आई फील की इज द बेस्ट ब्लेसिंग, कि वहाँ पे मुझे इतने अच्छे लोग मिले जो जिनके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, इतने अच्छे मेंटर्स मिले, आप जैसे लोग मिले जो अच्छे फ्रेंड भी हैं, एक बहुत अच्छे मेंटर्स भी हैं. उसके बाद जैसे सेकंड ईयर में आई वाज पार्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स. मैंने बहुत अपनी लाइफ को एक्सप्लोर किया, जिसमें मैं हॉकी खेलने आया, आप लोगों से मिला, अपनी पूरी फिजिकल हेल्थ को अच्छा किया. उसके बाद मैंने ट्रैकिंग करनी स्टार्ट की थी, जिसमें फर्स्ट ट्रैक तो मैं आपके साथ ही गया था जो हमारा पूरा सिविल वाला ग्रुप गया था हॉकी एंड सिविल का क्रॉसओवर जो था. तो वहीं से फिर मैंने ट्रैकिंग वाला ग्रुप भी ज्वाइन किया था, जो हमारा हिमालयन एक्सप्लोरर्स क्लब था, जिसमें मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था. उसके बाद एक और चीज जो मैंने ज्वाइन की थी, वो थी उन्नत भारत अभियान, जो कि उस टाइम पे एमएचआरडी, अभी करंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक प्रोजेक्ट था, जिसमें जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, दे वर कनेक्टेड टू वेरियस विलेजेस, एंड उन विलेजेस की प्रॉब्लम्स को हम लोग को आइडेंटिफाई करके, वी इट स्टार्टेड एज अ
program to implement technical solutions, but later on it developed जहाँ पे हम administrative solutions भी बताते थे. So वहाँ पे I was lucky enough to work first as a volunteer, then as an executive member, or later as a village coordinator. So heading a team of around 25 people, 25 active members and 40-50 passive members, and heading the team in the village के लोगों से बात करना, गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करना, फैकल्टी मेंबर से बात करना, फंड्स के लिए जुगाड़ करना, फंड जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहां पे चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना है. तो दैट वाज वन हाईलाइट ऑफ माय कॉलेज जर्नी ऑफ आईआईटी, जिसने मेरे को एक्चुअली शेप किया एंड जिसने एक्चुअली मेरे को सिविल सर्विस की तरफ मेरा रुझान बढ़ाया. क्योंकि फ्रैंकली आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन सिविल सर्विसेज व्हेन आई जॉइंड द कॉलेज. क्योंकि ऐसा होता था कि या तो ये मेरा रिबेल फेज था, जब मेरे को लोग बोलते थे कि सब बोलते थे कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो लगे यार ये तो नहीं बनना और कुछ भी बन जाऊं. तो फर्स्ट सेकंड ईयर तक मेरा कोई भी प्लान नहीं था सिविल सर्विसेज में जाने का. तो दिस वाज आल्सो अनदर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जिसकी वजह से मैंने बाकी चीजें एक्सप्लोर करी. मैंने एक सिविल इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप की थी सेकंड ईयर में, विच वाज अंडर हमारे आईआईटी रुड़की के ही सीनियर्स थे, उनका एक एनजीओ था. सो आई वाज लकी एनफ बिकॉज क्योंकि मैं आईआईटी रुड़की से था, आई कुड गेट दैट इंटर्नशिप विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस या विदाउट मच स्ट्रॉन्ग सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज. सो वो करके मुझे रियलाइज हुआ था कि सिविल इंजीनियर की जॉब तो शायद मेरे को इतनी अच्छी नहीं सूट करेगी. देन लेटर ऑन आई स्टार्टेड ऐप डेवलपमेंट और थोड़ा आईटी सेक्टर में. एंड उसके लिए भी अगेन आई वुड लाइक टू से कि हाँ, हमारा जो सर्वे कैंप होता था सेकंड ईयर में, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. आरडी गर्ग सर थे, उन्होंने बोला था कि इसरो की एक भुवन ऐप आती है, उसका डेटा हम लोग को एक्सेस नहीं हो पा रहा है. वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट इसरो बट वी कुड नॉट एक्सेस दैट डेटा. तो सर ने कहा था कैन एनीवन क्लोन दैट ऐप, मतलब आप एक बेसिक ऐप बना दीजिए जो जिसको हम लोग ही बनाएंगे और उसका डेटा हमारे पास ही रहेगा. सो मैं और दो तीन हमारे फ्रेंड्स थे, वी स्टार्टेड डेवलपिंग दैट ऐप एंड हमारे सर्वे कैंप में वी यूज दैट ऐप सक्सेसफुली. सो वहां पे मेरा आईटी वाला एक तरह से जर्नी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था एंड आई वेंचर्ड इनटू डेवलपमेंट, या मैं इसमें क्या कर सकता हूँ. एंड एक्चुअली उसी से मेरी प्लेसमेंट भी हुई थी बिकॉज द होल कन्वर्सेशन रिवॉल्व्ड अराउंड दैट ऐप डेवलपमेंट जो मैंने की थी. बट उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ था शायद आईटी सेक्टर भी मेरे को नहीं जाना होगा. तो फिर जो मैं उन्नत भारत अभियान में गया था और ऐसे करके देन अगेन आई वाज लकी इनफ क्योंकि हमारी जो कैंपस प्लेसमेंट होती थी उसमें इंटर्नशिप्स जो आती थी, वहां पे आई वाज लकी इनफ टू डू एन इंटर्नशिप अंडर रक्षक फाउंडेशन, पब्लिक पॉलिसी इंटर्नशिप थी, जिसमें आई वेंट इनटू लखनऊ मेट्रो के जो सीएमडी थे उनके अंडर आई वाज वर्किंग एंड आई वाज एनालाइजिंग द न्यू मेट्रो पॉलिसी एंड जो 2007 वाली मेट्रो पॉलिसी थी एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड लेवल. दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन कि भाई इससे मेरे को सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है. एंड देन माय फोर्थ ईयर स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. Got it, got it, got it. So, like though you highlighted that how you evaluated or how you made the decision, but still, like I would want to again ask you this because while people come in college, like जब फर्स्ट ईयर में होते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ इनिशियल डिसीजन एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का रिजल्ट होते हैं कि सब लोग क्या सोच रहे हैं, और जो सब लोग सोच रहे हैं एटलीस्ट मैं वही कर लूंगा, तो आई एम नॉट गोइंग साउथ, है ना, आई एम नॉट गोइंग सो रॉन्ग इन मेकिंग माई डिसीजन. So how did you weigh the decision of not going in corporate? Probably what will I achieve if I go in corporate, or what I will achieve? So what are those parameters that you were gauging for yourself? कि बॉस अगर मैं इधर गया मुझे इतना मिल गया, आई एम सेटिस्फाइड, उसके आगे मिला तो बोनस है ना. तो हम somehow we prepare for the worst कि भाई इतना तो मिल जाएगा. So what was probably, अगर ऐसा आपने सोचा था तो मतलब how did you make the decision? एक्चुअली हाँ, सही वाला आपने कि जैसे सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में इतने सारे हमको लोग मिलते हैं जो अलग अलग चीज कर रहे हैं. कोई डिजाइनिंग कर रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है, कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, कोई सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई कोर सेक्टर में जा रहा है. तो वो काफी कंफ्यूजिंग टाइम होता है एंड जब हमको नहीं पता होता कि यार हमको क्या करना है, कैसे जाना है, क्योंकि एवरीथिंग कैन बी गेम चेंजिंग फॉर अस. हो सकता है यही हमारी कॉलिंग हो लेकिन हमको नहीं पता. मैंने जो किया था, व्हाट आई डिड वाज कि एक तो आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स. मैंने डिजाइनिंग भी थोड़ी सी फर्स्ट सेमेस्टर में की थी एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स मैंने ट्राई की थी. तो मुझे थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट गॉज हो गया था कि ठीक है कौन सी चीजें मेरे को एटलीस्ट इंटरेस्टिंग लगती हैं. लाइक आई फाउंड सिविल इंजीनियरिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई फाउंड कोडिंग एंड ऐप डेवलपमेंट वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. बट उसको फुल फ्लेज करियर में डेवलप करना, ये क्वेश्चन था जो मेरे को फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगा था. एंड उसमें एक्चुअली हेल्प की थी मेरी जो प्रोफेसर विनय नांगिया थे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के. उनसे मैं एक बार मिला था, तो मतलब वो यूबीए में हमारे मेंटर थे, तो मैं उनसे मिलता रहता था. उनसे मैंने एक बार बात की थी कि सर हाउ टू फिगर आउट कि करना क्या है लाइफ में. तो उनका बेसिक आंसर था कि तुम ये सोचो कि अब से 25 साल बाद तुमको कैसी लाइफ जीनी है, तुमको इंडिया में रहना है या इंडिया के बाहर रहना है.
तुमको ऐसा चाहिए कि मेरे पास इतना सारा पैसा हो, या फिर तुमको ऐसा चाहिए कि मेरे को मतलब पैसा कम हो लेकिन मेरे पास एक मीनिंगफुल काम हो। उसके बाद तुमको लाइफ कैसी चाहिए, तुम्हारी फैमिली लाइफ किस टाइप की होनी चाहिए, क्या तुम कनेक्टेड रहो अपने फैमिली से या नहीं रहोगे। तो सर ने ये बोला था कि ऐसे ऐसे करके यू कैन डीकंस्ट्रक्ट कि तुमको लाइफ में एक्चुअली चाहिए क्या, एंड देन फिगर आउट कि जिस करियर लाइन में तुम जाना चाह रहे हो क्या वो चीज तुमको वो प्रोवाइड करती है। अगर कॉर्पोरेट की बात करें, आई टॉक टू वेरियस सीनियर्स जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करते थे, एंड आई एक्चुअली आस्क कि क्या ग्रोथ रहती है करियर की उनके पाथ में, एंड क्या लाइफस्टाइल रहती है उनकी इस वक्त, और मे बी 10-15 साल बाद किस टाइप की लाइफस्टाइल रहती है। तो एक चीज जो मुझको लगी थी कि काफी सीनियर्स थे जिनका कहना था कि काम उतना मीनिंगफुल नहीं रहता है, 5 दिन वो बस लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, क्यूबिकल में बैठे रहते हैं, एंड दे वर बेसिकली लिविंग फॉर दोज 2 days। वीकेंड में जो उनको वीकेंड का टाइम मिलेगा बेसिकली वो उसके लिए ही जी रहे हैं, एंड दे आर 5 days वर्किंग टुवर्ड्स दैट। कुछ सीनियर ऐसे भी थे जिनको वो 5 दिन का काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत मीनिंगफुल लगता था, लेकिन काफी सीनियर्स को वो मीनिंगफुल नहीं लगता था। उनका कहना था कि यार हम बस 5 दिन काम करते हैं फिर 2 दिन आराम करते हैं। मेरे को यहीं से एक बात हिट की थी कि यार ऐसा तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा कि मैं 5 दिन करूं और 2 दिन काम कर लूं। ठीक है, 10 साल कर सकता हूँ, 15 साल कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी लाइफ इस चीज की तरफ डिवोट नहीं करना चाहूंगा। तो यहाँ से मेरे को लगा था कि यार पैसे, और मेरे को एक चीज रही थी कि पैसा, ऐसा कोई सरप्लस पैसे की मेरे को नीड नहीं फील होती थी कि हाँ कि मुझे मेरी बहुत इच्छाएं हैं जो मुझे करनी है या ऐसा कुछ करना है। मेरे को ठीक है डिसेंट सी लिविंग चाहिए थी अपनी लाइफ में। वहां से आई डिसाइडेड कि ठीक है कॉर्पोरेट में शायद नहीं जाऊंगा, सिविल इंजीनियरिंग का में भी शायद नहीं जाऊंगा, और जैसी लाइफस्टाइल मैंने देखी सिविल सर्वेंट्स की रहती है, तो वहां से आई डिसाइडेड कि सिविल सर्विसेज में भी द वे टू गो। Absolutely. I think if I have to add on to help somebody make a decision कि अगर आपको पैसे को लेकर के अटैचमेंट है कि I would want to live a luxurious life, I want to travel the world, है ना, मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट होटल्स में खाना है, so somewhere you may face a problem while you are in a government setup, right? So this can help you evaluate a decision कि I'm all right with making 70,000-80,000 or 1 lakh rupees, so money is not a concern. I would want to be in a place where I'm more socially accepted or probably able to see, though we somehow justify, or we all the people talk about the emotional journey of creating a social impact, but we also know that once people are in service, they think about being in the safe zone, doing the work and taking care of themselves and their family as well, right? So even if somebody is logically thinking about it, so the worst would be कि यार आपके पास पैसा नहीं होगा, but that social aura might come, right? That influential network might come, that security might come in your way, right? So that these are the some factors. But Akshat, so this is one question I would say I would want to again ask in this कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने कोई फैसला लिया, तो हो सकता है जैसे हमने ए से बी पर गए और बी पर जाके हमें लगा यार ये फैसला उतना ठीक नहीं है ना। अब वो दोनों साइड हो सकता है। जैसे आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु वेंट इन कॉर्पोरेट, डिड जॉब फॉर 4-5 इयर्स एंड देन दे थॉट कि यार मैं गलत रास्ते पे 4 साल आ गया, चलो ठीक है अब गलत आया कोई दिक्कत नहीं, दे क्विट द जॉब एंड देन अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड देन सेम थिंग हैपेंड फॉर सिविल सर्विसेज। Some people clear civil services, probably took some attempts, and then once they got into services, they worked for some time, and then they realized, "Okay, boss, this is not my calling. This is not the way I will be able to do the work because the system has its own constraint." So, would you want to give a highlight that if somebody has to think on that line, कि boss, आप services में आ गए, अगर अब आपको लगे कि यार probably this might not turn out well for me. So, have you ever thought, or have you seen people discussing about these thoughts, that what can be the B plan from the service? Like, dog, they have chased like anything, but even if getting into service, did you find any discussion on those lines? एक्चुअली ये वाली चीज मतलब पहले मैं इसमें एक थोड़ा सा पहले ऐड करूं कि इसीलिए मेरे को लगता है कि जब भी आप सिविल सर्विसेज जैसे पाथ पे जा रहे हो, जो कि आपकी जिंदगी के 5 से 6 से 7 साल भी ले सकता है अगर आपको मीनिंगफुली उसी में उसको परस्यू करना है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको यू शुड बी वेरी श्योर कि आपको यही करना है। ऐसा ना हो कि आपको 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद आपको रियलाइज हो यार शायद तो मैं तो कॉर्पोरेट में मजे करता या वहां पे कमा रहा होता। क्योंकि देयर विल बी पीपल, जब आप जर्नी पे जाओगे आप 2 या 3 अटेम्प्ट बाद देखोगे आपके जो फ्रेंड्स हैं दे आर अर्निंग इन लाइक लैक्स, बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल एकदम अलग है, बहुत ड्रीम लाइफस्टाइल वो लोग जी रहे हैं, और आप वहीं पे हो, आपकी लाइफ कॉलेज के बाद स्टेगनेट कर गई, 3 साल 4 साल आप घर पे ही बैठे हो या कुछ कर रहे हो। तो वहां पे जो एक क्वेश्चन अराइज होता है ना, मेरे को लगता है तभी अराइज होता है जब व्हेन यू आर नॉट वेरी श्योर कि क्या मेरे को सिविल सर्विसेज करना है। बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लान हैविंग अ प्लान बी।
आपका डेफिनेटली हो सकता है कि यू आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपना करियर कुर्बान कर दोगे उसके लिए। एंड क्योंकि लक प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, सो लक माइट नॉट बी इन योर फेवर फॉर मेनी years. So having a plan B is a different thing during preparation, and even after getting selected, there are people who are seeking plan B. जैसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने देखा है काफी लोग गो इनटू मास्टर्स, जो भी उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है दे परस्यू मास्टर्स, एंड एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि दे डू पीएचडी एंड वो पूरे उसी में ही चले जाते हैं, एकेडमिक्स में चले जाते हैं। इनफैक्ट मैंने भी मास्टर्स इन सोशियोलॉजी ज्वाइन किया था इन जेएनयू फॉर 1 सेमेस्टर। लकीली उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड, सो आई डिड नॉट नीड टू परस्यू दैट, बट आई ऑल्सो परस्यू दैट बिकॉज आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, सो आई थॉट मे बी इसको भी मैं एक ट्राई कर सकता हूँ। सेकंड थिंग होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, आरबीआई, नाबार्ड, एंड जो जिनका थोड़ा सिमिलर सा पैटर्न रहता है इस एग्जाम से, एंड यू कैन परस्यू दैट एज वेल। आफ्टर सिलेक्शन मैंने देखा है काफी लोग आइदर दे गो इनटू कोचिंग इंडस्ट्री, मतलब आई हैव सीन पीपल रिजाइनिंग फ्रॉम सर्विसेज, आईपीएस, आईएएस, एंड देन जॉइनिंग द कोचिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वहां पे काफी आई वुड से इन्फ्लुएंस है, पैसा भी है। सो मे बी उनको लाइफ के गोल्स बाद में समझ आते हैं, वो वहां पे चले जाते हैं। एंड जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपकी वर्किंग में, आपके गवर्नमेंट सिस्टम में, जो आपको पहले शायद रियलाइज नहीं होते, वही। एंड आप इतने पैशनेट होके वहां पे जाते हो, एंड उसके बाद आप देखते हो कि ये चीजें तो मेरे हाथ में थी नहीं, या फिर मुझे ये चीजें करनी है जो मैंने कभी इमेजिन नहीं की थी। तो वो काफी सरप्राइजिंग होता है। एंड इनफैक्ट देयर वाज अ सर्वे which said that around more than majority, I am not exactly remembering the number, but more than 60% civil servants lose the steam, lose the passion after just like 5 years after joining the service, because they feel that it is not what they joined the service for. So उसके बाद काफी लोग एनजीओज भी ज्वाइन करते हैं ऑफिशियली या अनऑफिशियली। सो ये रहता है। इस चीज में आई वाज लकी बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ हुनर भारत अभियान, सो आई कुड गेट दैट ग्रास रूट लेवल एक्सपीरियंस कि चीजें एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं, बीडीओ लेवल पे कैसे बात होती है, डीएम से एसडीएम से कैसे बातें होती हैं। तो आई वाज लकी इनफ टू नो दोज कंस्ट्रेंट्स, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आगे इतने कंस्ट्रेंट्स आएंगे जो मैंने कभी इमेजिन नहीं भी किए होंगे। Absolutely, absolutely. I think if I have to add on this, I see that it's amazing launching platform as well. See, if you would like the service, उससे better तो कुछ भी नहीं है. But even if you find that नहीं boss, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, then in that case also it's an amazing launching platform, right? You have established, you have proven your mettle, right? You have shown your Definitely. exceptionalism. Now from here on, whatever you apply for, whatever you try to work for, people would accept because you have shown your character. So in that sense, it's an amazing launching platform. So even if the service doesn't turn out to be as you had thought, you would definitely be able to do well, because I बिल्कुल। feel sometimes people make multiple decisions going ahead the journey, like they get in service and then they probably move out, or likewise as I discussed. Great. So Akshat, now the follow-up question that I have is, जो बहुत कॉमन आता है कि जो 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 बच्चे लोग होते हैं फर्स्ट ईयर में उनको पता नहीं कहीं से कीड़ा लग जाता है कि उनको तैयारी करनी है ना। तो वो बोलते हैं कि सर बता दो कौन सी किताबें पढ़ लूं और कैसे शुरू करना है। तो व्हाट इज योर फर्स्ट ऑफ ऑल ओपिनियन दैट कि कब शुरू करनी चाहिए? अगर कोई कॉलेज में है तो कॉलेज में व्हाट वुड बी द आइडियल टाइम कि इस वक्त तुम फुल फ्लेजेड जाओ, उससे पहले तुम्हारा क्या मतलब, यहीं पे थोड़ा आई वुड वांट योर कमेंट्स। तो इसमें मैं मोटा मोटा दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करूंगा बच्चों को। एक होते हैं जिनको बचपन से पता होता है कि मेरे को शायद सिविल सर्विसेज में जाना है, या फिर उनको वैसी कंडीशनिंग मिली होती है कि मेरे को आईएएस ही बनना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है उनके करियर चॉइसेस, उनकी ग्रेजुएशन की चॉइस भी उसी पे डिपेंड करती है। जैसे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स में गए, एसआरसीसी गए, डीयू गए, उसकी चीज को वो 12th से ही वहां पे कर रहे हैं। दूसरे होते हैं हमारे जैसे बच्चे जो जिनको नहीं पता होता या थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है लाइफ में, या एक्सपोजर उतना नहीं होता वट एवर इट इज, तो वो लोग कॉलेज में आते हैं। तो मैं तो बोलूंगा दोनों ही बच्चों को, दोनों ही ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को, व्हाट दे शुड डू इज दे शुड नॉट मिस अपॉन द अपॉर्चुनिटीज दे आर गेटिंग इन द कॉलेज। क्योंकि कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, मेरे को एक सीनियर ने बात बोली थी कि ये कॉलेज लाइफ जो है ना आपकी, ये एक लास्ट ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपको इतने ब्राइट माइंडेड पीपल एंड इतने पोटेंशियली लाइक गुड पीपल एक साथ एक जगह मिलेंगे। एंड डोंट मिस आउट ऑन दिस थिंग कि आप यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे अपना एक्सपोजर नहीं बढ़ा रहे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को नहीं अचीव कर रहे या गेन कर रहे। सो आई वुड से कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इज लाइक अ फ्री फ्लोइंग थिंग, जहाँ पे आप अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तो भी कोई नुकसान नहीं है, या बहुत कुछ कर लेते तो भी कोई फायदा नहीं है।
तो आई वुड से कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को बहुत जुडिशियली यूज करना चाहिए। जितना ज्यादा आप लोगों से मिल सकते हो, जितना ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, जितना ज्यादा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। डेटा साइंस हो गया, एआई हो गया, एमएल हो गया, ये सब चीजें स्कूल में तो सुनी भी नहीं होती हैं, लेकिन कॉलेज में जाके जब पता लगता है कि इसमें एक प्रॉपर करियर बनाया जा सकता है, तो यू शुड कंसीडर दैट एंड यू शुड एक्सप्लोर दैट एज वेल। क्योंकि वही बात आ गई ना, अगर आप एक बार किसी पाथ पे चल दिए और उसके बाद आपको 4 या 5 साल बाद रियलाइज होता है शायद ये चीज मेरे को करनी नहीं थी, तो ऑब्वियसली यू कैन चेंज योर पाथ तब भी, लेकिन इट्स बेटर कि आप वो जो कॉलेज का टाइम है उसको अच्छे से यूज करें। सो आई वुड से थर्ड ईयर एंड थर्ड ईयर के हाफ से यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट। एंड देर आर पीपल जिन्होंने 3-2 से स्टार्ट किया एंड ऑलमोस्ट 1.5 years में दे क्लियर द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया एंड उसके बाद भी उनको काफी अटेम्प्ट लग गया, 4 या 5 अटेम्प्ट। सो क्लियर करना तो लक के ऊपर है, लेकिन आई वुड से 3-2 से इट्स एम्पल टाइम, यू कैन स्टार्ट वहां से प्रिपरेशन अपनी। Right. So it is justified to use those first 2 years to explore, to know your personality, and probably while exploring, the mindset should be कि इसमें कैरियर नहीं बनाना, इसमें एक्सप्लोर करके देखना है कि है क्या। एग्जैक्टली। So that जब आपको बाद में कहीं कोई मंजिल मिलती है तो आप इवेल्युएट कर पाओ कि वहां पे मैं ज्यादा खुश था, वहां मैं ज्यादा क्रिएटिव था, है ना। तो एग्जैक्टली अभी आपको एक एग्जैक्टली। रेफरेंस पॉइंट मिलेगा कि आपने इतनी दुनिया देख रखी है, तब आप इवेल्युएट कर पा रहे हो। So बिल्कुल। definitely. So even personally, for me, like I was heavily involved in sports, as you know. तो मैंने भी जब थर्ड ईयर की इंटर आईटी फिनिश कर ली थी, I was all injured, my body was not supporting. Then I thought कि ठीक है बॉस अब स्टार्ट करते हैं, अब बताओ करना क्या है। So for me also it turned out well on that line. But the first 2 years we heavily involved in sports and then made it for ourselves. So great. Now the another question that I have is that while somebody has to start from very scratch, right? They just have heard this कि भाई this is one career opportunity or this is an amazing launching platform. It can give you all of that stuff. So how a person can approach कि boss ये चीजें पढ़ लो and this should be the mindset. इतना टाइम दो। जैसे मैं अगर थोड़ा सा अगर और हाईलाइट करूं कि बहुत लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी की बुक्स है उनको बता दो जिससे एग्जाम निकल जाए, but then they will get stuck probably in mains or interview, right? Because they haven't worked on the foundation before. So what is your perspective that how to build foundation, how much time to give foundation, and how they can prepare, what are the resources to be covered while they are building their foundation? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कि वो खुद से उस एग्जाम को एक्सप्लोर नहीं करते या बिल्कुल भी नहीं देखते कि सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, एग्जाम क्या है। या तो वो सीधा कोचिंग भाग जाते हैं, कोचिंग वालों के पास जाते हैं, सर हमको बता दो, या सीधा किसी सीनियर के पास जाते हैं, जो कि मैंने भी किया था। मैं सौरभ वेलानी सर के पास गया, सर मेरे को बता दो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं पढ़ दूंगा। बट आई वुड से कि अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो सबसे बड़ी चीज मैं ये करूंगा कि पहले मेरे को खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए। यूपीएससी की नोटिफिकेशन खोलो, जिस एग्जाम को आप दे रहे हो उसके रूल्स तो चेक करो कि एग्जैक्टली है क्या। सिलेबस उन्होंने खुद से मेंशन कर रखा है, बुक्स उन्होंने खुद, बुक्स तो नहीं मेंशन की बट टॉपिक्स उन्होंने खुद से मेंशन कर रखे हैं। मेंस का सिलेबस काफी एग्जॉस्टिवली उन्होंने दे रखा है इलेबोरेट करके। उसके बाद कितनी स्टेजेस होती हैं, क्या होता है। एंड मेरे को लगता है सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना चाहिए कि मेरे को क्या लगता है पर्सनली कि ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद यू शुड डेफिनेटली गो टू समवन जो उस प्रोसेस में है और उस प्रोसेस के थ्रू जा चुका है या फिर उस प्रोसेस को अच्छे से समझ चुका है। देन उसके इनपुट्स लेने चाहिए कि उनके हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं। एंड देन फाइनली आपको एक अपना ही पाथ बनाना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में इतना मैंने देख लिया कि भेड़ चाल से कभी भी कुछ नहीं होता। लोग शॉर्टकट्स लेके भी कुछ नहीं करते और लोग पूरी वो करके भी कुछ नहीं कर पाते। सो आपको अपना दिमाग एक्टिवली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस एग्जाम में। एंड कमिंग टू द फाउंडेशन वाली पार्ट, सी आई वुड से कि मुझे जो लगता है कि प्रीलिम्स के लिए आपको 3 महीने प्रॉपर डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसके अलावा सारी प्रिपरेशन आपकी मेंस की होती है। तो मेंस में आंसर राइटिंग वाला पार्ट होता है, उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए। उसके अब इन 3 महीने और 4 महीने यानी 7 से 8 महीनों को हटा के पूरा टाइम आपका फाउंडेशन ही बिल्ट होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इन 7 महीने तो ये मेरे बेसिक मिनिमम यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। उसके पहले 6 महीने कम से कम आपको एक रेफरेंस बुक्स पढ़ने में लगेंगे। तो यानी आपके 13 महीने, 13 से 14 महीने जो मैंने बोला था, सवा साल आपका यहाँ पे हो गया। अब आपको देखना है कि मेरे पास कितना टाइम एक्स्ट्रा है। अगर आप 2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है 25 वाला एग्जाम देगा, तो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। और कोई बंदा अभी जिसने जनवरी में स्टार्ट किया हो मे बी और उसको 24 वाला एग्जाम देना, तो उसके पास कम टाइम है। सो उसके हिसाब से आपको अपनी फाउंडेशंस देखनी पड़ेंगी। जैसे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी में, स्पेक्ट्रम हो गई मॉडर्न हिस्ट्री में, ये तो बेयर मिनिमम है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन एक्सप्लोर बहुत सारी अदर बुक्स जो कि आपकी फाउंडेशन को डेफिनेटली स्ट्रांग बनाएंगी।
लेकिन एक लेवल तक ये करनी है चीज़। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, 2 स्टेजेस होती है। एक स्टेज होती है जहाँ पे मैं बस फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ। वहाँ पे ठीक है, आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा आपके रिजल्ट पे। लेकिन वो फाउंडेशन बिल्डिंग के बाद जो मैंने आपको बताया 6 महीने और उसके पहले के 6 महीने, वो टाइम आपका बिल्कुल टारगेटेड स्टडी होनी चाहिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका डायरेक्टली आपको रिजल्ट कहीं दिखना चाहिए। दिस इज आफ्टर बिल्डिंग द फाउंडेशन। सो मेरे को लगता है कि एक सवा साल वाला टाइम इज वेरी गुड, 2 साल इज मोर देन एनफ। उससे ज्यादा तो ठीक है, फिर आपको पहले लाइफ भी एक्सप्लोर करनी चाहिए साथ में। ठीक है, आप साथ में किताबें पढ़ सकते हो फॉर योर ओन इंटरेस्ट, फॉर योर ओन ग्रोथ, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो फॉर योर ओन ग्रोथ। बट आप 2 साल से आप ठीक है डेडिकेटेड प्रिपरेशन विद फाउंडेशन बिल्डिंग की जा सकती है इस। सो जो इनिशियल रिसोर्सेज है फाउंडेशन के लिए, जैसे आई नो दैट एनसीईआरटी एवरीबॉडी सजेस्ट, बट इवन इफ यू हाईलाइट फॉर द सेक ऑफ द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, मतलब एज वन वन पर्सन वाज सेइंग that probably I may not be able to recall whatever I am reading in NCERT, but how it can help somebody reading NCERT in long run, or let's say somebody is starting newspaper in second year, they're really not able to comprehend what is in the because they don't have the dots, so they are not connecting. While they are not connecting, there is no insight they are building out of that newspaper, so they are just reading for the sake of reading. Can you share the mindset that read for the sake of reading, because later you would know that you have collected some data. So can you talk about that how to build foundation? ये बात आपने काफी अच्छी बोली कि रीड फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखा है लोगों में है कि उनको पढ़ने की हैबिट ही नहीं है। उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही उनको नहीं, दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट, क्योंकि उनको रीडिंग की बिल्कुल हैबिट नहीं है। उनको हर जगह बुलेट पॉइंट्स में चाहिए चीजें, पैराग्राफ नहीं पढ़ते, वो स्किप कर देते हैं, मोटी मोटी बुक स्किप कर देते हैं कि नोट्स दे दो मेरे को, बुक्स मत पढ़ाओ। तो ये चीज बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले जैसे मेरे को पर्सनली सी आई फील कि एनसीईआरटी से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन, अगर आप वो 2 साल वाले पीरियड में स्टार्ट कर रहे हो तो। क्योंकि एनसीईआरटीज आर लाइक समरी ऑफ अ वेरी गुड थिंग, एंड दैट समरी माइट नॉट बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल। वो आपको, अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो तो मे बी आपको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि वो एक समरी है। सिमिलरली 11th 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो बुक्स होती थी, देवर अ वेरी गुड समरी। लेकिन अगर आदमी जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो वो उसको पल्ले ही नहीं पड़ता कि ये क्या चल रहा है। तो सिमिलरली जो अपनी हिस्ट्री एंड पॉलिटी की बुक्स है, उनके साथ भी कुछ कुछ यही सीन है। तो अगर आप उस 2 साल के पीरियड में स्टार्ट करो तो मैं तो ये एडवाइस करता हूँ कि आप अपनी रेफरेंस बुक से डेफिनेटली स्टार्ट करो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, ये पढ़ो। लेकिन जब आप एक बार उनको पढ़ लो, उसके बाद आप एनसीईआरटीज को मतलब फॉर श्योर पढ़ो। क्योंकि वो दो चीजें करेगा, एक तो सारी चीजें कंसोलिडेट कर देगा, एंड सेकंड एनसीईआरटी इज अ वेरी क्रूशियल सोर्स फॉर दिस एग्जाम। तो कोई चीज अगर आप मिस आउट करते हो उसमें अपने रेफरेंस बुक्स में, तो वो भी चीज आपकी अवॉइड हो जाती है कि कोई ऐसी क्रूशियल चीज मैं मिस नहीं कर रहा। क्योंकि एट टाइम्स देखा गया है कि जो एग्जांपल्स एनसीईआरटीज में दे रखे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम्ड इन द यूपीएससी। सो एनसीईआरटी शुड नॉट बी स्किप्ड, लेकिन जरूरी नहीं है वो आप फर्स्ट में सबसे पहले करो। मतलब आपकी शुरुआत वहां से शुरू में भी नहीं हो, लेकिन अंत वहीं पे होना चाहिए आपकी शुरुआत का एनसीईआरटी से। एंड कमिंग टू न्यूज़पेपर, आई वुड से न्यूज़पेपर आपको लोगों को पढ़ना चाहिए इन जनरल, हर सिटीजन को पढ़ना चाहिए। मैंने देखा है लोग कॉर्पोरेट में होते हैं, उनको आता पता ही नहीं होता क्या चल रहा है दुनिया में, और ऐसा होता है। तो न्यूज़पेपर इन जनरल सबको पढ़ना चाहिए। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप पढ़ रहे हो तो एक काफी अच्छा आई वुड से हैक है या शॉर्टकट है। आजकल यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस होती हैं, लाइक न्यूज एनालिसिस ऑफ द न्यूज़पेपर टुडे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। सो यू कैन फॉलो दैट वीडियोस, दोज वीडियोस फॉर 10 to 15 days। सो इट्स लाइक लर्निंग व्हील्स, ताकि आप न्यूज़पेपर खोल रहे हो, वो साथ में वो भी पढ़ रहा है, वो आपको बता रहा है कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट है फॉर फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, इस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक लेंस मिल जाता है कि इस लेंस के थ्रू मेरे को न्यूज़पेपर को देखना है, शायद ये वाली न्यूज अवॉइड करनी है, या इसको इतनी डिटेल में नहीं जाना, या इस न्यूज को जो मुझे लग रहा था इसमें से तो कुछ काम का नहीं आएगा, उसमें से आएगा। तो ये चीज करनी चाहिए। लेकिन हाउएवर एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली रीड अपॉन दैट, क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी हॉबी बढ़ेगी। या सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हो तो आपका इंटरव्यू में हेल्प होगी, अगर हम स्ट्रिक्टली उसी से देख रहे हो तो। बट अदरवाइज इट बिल्ड्स यू एज अ पर्सन हु यू आर। सो न्यूज़पेपर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। मैं आराम से 2-2.5 घंटे न्यूज़पेपर में लगाता था, इवन हाई टाइम में भी, क्योंकि मेरे को इन जनरल बड़ा मजा आता था न्यूज़पेपर पढ़ने में। सो दिस इज। For sure. I think you highlighted a very good point, which like बहुत एक गलत नॉर्म चला रहा है कि लोग एनसीईआरटी से ही शुरुआत करते हैं, जबकि एनसीईआरटी नहीं पल्ले पड़ती भाई, नहीं चमकता है ना। नहीं आई पढ़ते। थिंक जो ऐसी बुक जिसने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बेसिक्स को कवर किया हुआ है, उन रेफरेंस बुक को शुरुआत करो, वो चाहे हिस्ट्री के लिए हो, ज्योग्राफी के लिए हो, पॉलिटी के लिए हो, बिल्कुल। राइट। एंड देन फॉर द न्यूज़पेपर यू हाइलाइटेड अ वेरी गुड एस्पेक्ट दैट take help of experts who are explaining that what to see in a newspaper, and I follow their path,
एंड देन यू विल स्टार्ट. इट्स लाइक कि जब बचपन में हम वो ऐसे चलाना सीखते थे ना कि गोला बनाओ, ए बनाओ, हाँ हाँ एंड हाँ. देन वी डिड नॉट नीड एनी मोर. सेम यस वे यस. यूज दोस रेफरेंस वीडियोस एंड देन you will know कि what to look in the newspaper. बिकॉज आई Now रिमेम्बर again, जब मैं आई वुड लाइक टू ऐड दिस, good, जब मैं good, good. फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो न्यूज़पेपर लेके मैं बिलानी सर के पास गया था कि सर मेरे को बता दो इसमें से क्या क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता. बट अभी तो काफी, जैसे किसी के पास अगर पर्सनल गाइडेंस भी नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल है, वो चीज की जा सकती है. एंड कोई मेंटोर है तो डेफिनेटली मेंटोर के पास डायरेक्टली जाओ, उसका यूज करो. यार ये मेंटर वाली तो बहुत ही बड़ी शॉर्टेज है और प्रॉब्लम है, क्योंकि जिनका सर्विस में हो गया, those people are हम्म. not easily accessible to the aspirant, and or neither they बिल्कुल. have the time also to mentor. They somebody would be lucky if they are close, they're closely a friend. That's where that networking comes in play. कि जब आप कॉलेज में हो तो बिल्कुल. दोस्त बना लो, कोई ना कोई तो तैयारी करेगा ही ना, कोई ना कोई तो ये तो करेगा ही ना. तो लोग उस वक्त अपनी ईगो में रह जाते हैं कि नहीं भाई मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं ही बाप हूँ, हाँ. है ना. Great. So another question that I have is, which is again a very common concern and make or break decision, that how to evaluate an optional, कि कैसे ऑप्शनल को चूज करें कि मेरी स्ट्रेंथ पे लाई कर रहा है, क्योंकि see most of the people are fresh. Their interest does not lie in anywhere. Their interest lie in the goal, कि मेरे को तैयारी हम्म. करनी है, मुझे ये बताओ कि क्या पढ़ के मेरा निकल जाएगा, है ना. हम्म. And I feel majority of the people lie in this category. I'm somehow get shocked that people say that I had interest in this area, that's why I chose this optional. But still, like, what is your perspective that how the journey should look like for exploring optional? मेरा जो पर्सपेक्टिव था ऑफ चूजिंग द ऑप्शनल वाज थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड थोड़ा सा ऐसे इमोशनल एंड पैशनेट. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सबसे पहले पूरी यूपीएससी के ऑप्शनल की एक लिस्ट निकाली जितने भी ऑप्शनल्स थे. उसमें से ऑब्वियस वाले एलिमिनेट कर दिए, जैसे मेडिकल साइंस मैंने एमबीबीएस नहीं करी तो वो हट गई, लॉ क्योंकि मैंने एलएलबी नहीं किया तो वो हट गया, लिटरेचर मैंने कभी पढ़ा नहीं तो वो हटा दिया. तो ऐसे करके ऑब्वियस वाले हटा दिए. उसके बाद ऑप्शंस आते हैं कि कौन से मैं ले सकता हूँ, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया या फिर बाकी डिफरेंट हो गए. तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं सीधा सीधा प्रदीप भार्गव सर थे जो हमारे प्रोफेसर थे सिविल डिपार्टमेंट में, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर बताओ क्या करना चाहिए. तो सर ने बोला यार देखो, डिपेंड, अगर तुम्हारी 9+CG होती तो मैं बोलता कि भाई यही लो और कुछ नहीं करना. उन्होंने कहा अगर 8.5 से भी तुम्हारी कम है सीजीपीए तो क्यों तुमको जबरदस्ती सिविल इंजीनियरिंग लेना है. उन्होंने कहा इतना बड़ा सिलेबस है उसका, तुमको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद भी तुम यू विल बी कंपीटिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने पूरी जिंदगी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं. तो सर ने कहा इट्स बेटर कि तुम इसको ना लो. एंड सर वाज सेइंग ऑन द एक्सपीरियंस जो उन्होंने बाकी लोगों से बात करके लिया जो हमारे सीनियर्स एलुमनाई क्लियर किए थे. तो वहां से मुझे ये आइडिया लगा था कि ठीक है सिविल इंजीनियरिंग में भी मैं नहीं लेता, क्योंकि एंड दूसरी चीज, और सिविल इंजीनियरिंग में स्कोर भी इतना अच्छा नहीं आता. लाइक हमारे बैच के जो टॉप स्कोरिंग बच्चे थे जिनकी हाईएस्ट सीजी थी, उनका भी अच्छा स्कोर नहीं आ पाया ड्यू टू सम और द अदर रीजन. सो दिस वाज द थिंग. तो सिविल इंजीनियरिंग तो मैंने ड्रॉप कर दिया था आइडिया. उसके बाद आई थॉट कि किस किस एग्जाम, मैंने काफी सारी एक और लिस्ट बनाई, एक छोटा सा ग्रुप बनाया जिसमें सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ये सब हो गए. एंड दीज वर शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन कि किस ऑप्शनल के पास कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है और किस टाइप की मार्किंग होती है, क्योंकि मेरे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी. अगर किसी ऑप्शनल में, क्योंकि यूपीएससी में ऑप्शंस की ग्रेडिंग होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल होते हैं, तो उनको यूपीएससी एक लेवल पे लाता है जिसमें उनके एवरेज मार्क्स का कुछ कुछ पैरिटी किया जाता है. सो इट वाज इंपॉर्टेंट कि किस ऑप्शन में एक्चुअली स्कोर आ रहा है, क्योंकि ऐसा हो Hmm. सकता है आप किसी ऑप्शन में बहुत अच्छे हो लेकिन आपका स्कोर ही ना आए, और किसी ऑप्शन में आप एवरेज हो लेकिन स्कोर काफी अच्छा आ जाए. तो एक ये पैरामीटर था स्कोर देखना. दूसरा पैरामीटर था कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब कितने लोग उस ऑप्शन को लेते हैं और उसके हिसाब से कितने नोट्स उसके अवेलेबल हैं, मेंटर्स अवेलेबल हैं, कोचिंग टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल हैं, क्योंकि काफी सारे ऑप्शनल हैं जैसे एग्रीकल्चर जिनकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है या फिर नोट्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं है. सो उनको मैंने स्किप कर दिया कि ठीक है इसमें मेरे को काफी मेहनत करनी पड़ेगी एंड इसको मैं मे भी नहीं लेता. तो उसके बाद आई अगेन शॉर्टलिस्टेड 5-6 ऑप्शनल हो गए थे मेरे पास, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी. तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है. तो अब जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो ठीक है, आई वाज अवेयर ऑफ देम. सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इनके बारे में मैं इतना अवेयर नहीं था. तो उनके लिए मैंने इनके ऊपर लगभग 3-3 4-4 दिन दिए जिसमें मैंने इनकी एनसीईआरटीज पढ़ी, थोड़ा सा बेसिक बुक्स पढ़ी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एंड उसके बेसिस पे फिर मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मेरे को सोशियोलॉजी में काफी इंटरेस्ट आ रहा है और उसको मैंने फिर फाइनल किया था.
सो दिस वाज माय फिलॉसफी, जिसमें मैंने इंटरेस्ट भी अपना देखा था एंड थोड़ा सा कितना मुझे टाइम लगेगा, कितना सिलेबस है, क्या स्कोर आता है, तो प्रैक्टिकल और इंटरेस्ट वाला एस्पेक्ट दोनों मिला के मैंने शॉर्टलिस्ट किया था इसको। गॉट इट। सो योर ऑप्शनल और सोशियोलॉजी, जी। थोड़ा सा बताओगे कि सोशियोलॉजी में है क्या, मतलब अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसको थोड़ा आइडिया लग जाए कि चलो अक्षत ने सोशियोलॉजी लिया है, तो अक्षत से सुन लेते हैं कि सोशियोलॉजी में उसको क्या समझ में आया, उसके लिए उसकी सोशियोलॉजी की जर्नी कैसी रही। सी, जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं, दे कॉल सोशियोलॉजी एज द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। सो उनका कहना है कि सोशल वर्ल्ड में आप कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो लॉ हो गया, चाहे वो हिस्ट्री हो गई, चाहे जितने भी इंटरेक्शंस हो गए, उन सब से हम सोशोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। बट अगर बेसिक हम डोमेन डिफाइन करें सोशोलॉजी की, सो इट्स अबाउट पीपल, हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ those interactions shape themselves as well as the larger social structures. सोशल स्ट्रक्चर्स यानी कास्ट, रिलीजन, फैमिली, पेट्रियार्की, जो हम अपने आसपास देखते हैं, चीजें जो टेंजिबल नहीं है लेकिन डेफिनेटली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, तो उन चीजों की स्टडी को बेसिकली सोशियोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। सो दिस वाज वन थिंग जो मेरे को बहुत इंटरेस्ट, मेरा जिसने वो किया था, कि ऐसी चीजें थी सोशियोलॉजी में पढ़ने को जो बहुत ऑब्वियस लगती थी हमको, कि ठीक है, हमको पता है एक आदमी में और एक औरत में क्या रिलेशन रहता है, किस टाइप से डायनामिक्स रहती हैं, लेकिन उसकी इतनी इन डेप्थ स्टडी और इतनी टेक्निकल स्टडी, उसमें कंसेप्ट्स डेवलप करना, एंड वो कंसेप्ट्स एक बार को बंदा समझेगा कि ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन उस कंसेप्ट में अराइव कैसे हुए हैं थ्रू प्रॉपर इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉपर एक एनालिसिस के साथ। सो दैट वाज वन थिंग विच वेरी मच इंट्रीग्ड माई सेल्फ। एंड क्योंकि मैंने विलेज लाइफ भी देखी है, अर्बन लाइफ भी देखी है, तो मेरे को ये काफी इंटरेस्टिंग लगती थी चीजें, कि लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे लोगों की चॉइसेस शेप होती हैं। तो ये सब चीजें मेरे को तो बहुत इंट्रीग की थी, तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लिया था। एंड इनफैक्ट एक फैक्टर ये भी था सोशियोलॉजी लेने का, कि जो क्वेश्चंस आते थे सोशियोलॉजी में, दे वर वेरी इंटरेस्टिंग। वो रोट लर्निंग वाले क्वेश्चंस नहीं होते थे, कि ठीक है आपने पढ़ लिया और सेम आपने जाके कर दिया, जो कि थोड़ा थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी में रहता है, 60% 70% क्वेश्चन आर रिपीटेड एवरी ईयर। लेकिन सोशियोलॉजी में बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते थे, नए नए, जैसे कोरोना टाइम में कोविड रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ था, लॉकडाउन के इम्पैक्ट एंड ये सब चीजें आई थी, तो विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइव्स, जैसे कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ने सन मेटा प्रेफरेंस को पुश किया, उसकी वजह से भ्रूण हत्या कर ज्यादा बढ़ गई। तो ये सब चीजें थी जो मेरे को लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी हेल्प करेंगे, कि हम कोई छोटा सा भी डिसीजन लेते हैं तो उसका सोशल इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। तो ये चीज मेरे को सोशियोलॉजी में काफी अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैंने ऑप्शन लिया था। सो बेसिकली जो इनिशियली तुमने एक्सप्लोर किया तो उसमें थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हाँ यार ये सब्जेक्ट ये कन्वे करना चाह रहा है, और इसको मेरे को पढ़ने में मेरे को बीट ही नहीं आएगी कुल मिला करके। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। सही है। और एक और जैसे कुछ एक और लॉजिकल डिसीजन लोगों के लिए भी रहता है कि भाई चलो मानो मैं तुमसे भी जानना चाहूंगा कि जैसे सोशियोलॉजी है, मान लो सिविल सर्विसेज फंस जाता है, तो बी ऑप्शन इसमें जॉब वॉब का क्या सीन रहता है, मतलब कि मास्टर्स करो एंड देन बिकम द प्रोफेसर, इज इट दैट वे? हाँ, इसमें दोनों चीजें रहती हैं, कि आप ये भी कर सकते हो, आप मास्टर्स कर लो, पीएचडी कर लो, एकेडमिक्स में चले जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। दूसरा रहता है कि कॉर्पोरेट्स में भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स आर हायर्ड। काफी काफी एमएनसीज हैं जो हायर करती हैं, उनको एचआर पोजीशन में हायर करती हैं, या फिर कम्युनिटी मैनेजर्स की तरह हायर करती हैं। सो ऐसा गॉट नहीं है इट, कि गॉट इट। कॉर्पोरेट में जॉब नहीं है, ऑल्दो वो उतनी हाई पेइंग नहीं होंगी जितनी हम इंजीनियरिंग के थ्रू जा सकते हैं या आईटी से जा सकते हैं, बट देयर इज अ चॉइस, अगर आप काफी इंटरेस्टेड हो उसमें, सो यू कैन वर्क इन कॉर्पोरेट एज वेल। अदरवाइज आप एज सोशल रिसर्चर किसी एनजीओ के साथ भी जा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्चर्स को भी हायर करती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। वो इतनी सिक्योर लाइफ नहीं होती, जॉब आपकी ऐसी सिक्योर नहीं रहेगी, बट ऐसा रहता है। तो देयर इज लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सोशियोलॉजी एज वेल। गॉट इट। यार वही है कि अगर कोई बी प्लान सोच रहा है ना, तो वो बी प्लान ये सोच रहा है कि रोजी रोटी निकल जाए मेरी, है ना, वो दे हाँ आर नॉट हाँ थिंकिंग कि वो एट पार लेवल हो। हाँ हाँ। ग्रेट। ठीक है। So now the follow-up question that I have with you is, yes. So you highlighted this one thing which I kind of heard in talk, that about satisfaction, that कि boss बहुत chase कर लिया, that race, probably getting into service, that you were IPS in the last service, and now you are getting in IS service. Now you are talking about that now the chase would be, or the lookout for would be for the satisfaction. So how do you define satisfaction, and what that chase? How do you segregate that race and the satisfaction? तो ये रेस वाली बात मेरे दिमाग में ऐसे आई थी, कि जैसे कॉलेज में थे हम, तो कॉलेज में काफी सेटिस्फाइड लाइफ थी हमारी, हम लोग वहां पे। मैं कोई मेरे से सेटिस्फेक्शन डिफाइन करने पूछ रहा है तो मैं कॉलेज लाइफ बताता हूँ, लाइक थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज,
जहाँ पे ठीक है आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो फ्रीली, नाइट आउट कर रहे हो तो फ्रीली कर रहे हो, मतलब आपको ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कि जो कि लिटरली आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। सो यू हैव दैट लग्जरी इन कॉलेज। लेकिन आप यही चीजें कॉलेज के बाद, जैसे हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो यू कैनॉट डू दैट विदाउट फेसिंग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप प्रीलिम्स के टाइम पे नहीं पढ़े तो देर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, मेंस के टाइम पे नहीं पढ़े तो देर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। कॉलेज में रिलेशनशिप्स में लोग जाते हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी उस इमोशनल साइड को एक्सप्लोर करते हैं, एंड वो लग्जरी शायद प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं मिलती है लोगों को, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड कि एक हार्ट ब्रेक हो गया तो अब मैं इसको कैसे डिफाइन करूँ, या मेरा तो अटेम्प्ट ही खराब हो जाएगा। तो वो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है कि आप जिस भी स्टेज में हैं, वहां पे आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, लोगों से मिल पा रहे हैं, बेसिकली आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं लाइफ में, आपको एक इनर पीस है। जब हम क्या करते हैं, जैसे प्रिपरेशन के टाइम पे एक बहुत रेस रहती थी कि हम प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स की तरफ सोच रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स हुआ अब हम मेंस के लिए सोच रहे हैं, जैसे ही मेंस हुआ अब हम इंटरव्यू के लिए सोच रहे हैं, जैसे ही इंटरव्यू हुआ हम वापस अगले प्रीलिम्स के लिए सोच रहे हैं कि इनकेस नहीं हुआ तो अब हमको वहां पे जाना है। फिर रिजल्ट आया, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर रैंक इंप्रूवमेंट के लिए सोच रहे हैं। तो ये भाग दौड़ ही चलती रहती है लाइफ में, और मेरी लाइफ में तो पिछले 4 साल से आफ्टर कॉलेज यही भाग दौड़ चल रही थी। और इनफैक्ट मैं लास्ट ईयर सिलेक्ट भी हो गया था, तो उसके बाद भी भाग दौड़ तो खत्म नहीं हुई थी, एंड देर वॉज ऑलमोस्ट नो चेंज इन माई लाइफ, क्योंकि मैं फिर प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, तो चीजें वैसी की वैसी ही चली। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे जाके लगा कि यार ठीक है, अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम एम्बिशन को खत्म करेंगे, हम एम्बिशियस अभी भी रहेंगे, लेकिन हम जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज को भी एक्सप्लोर करेंगे, rather देन ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेज, कि अरे अभी नेक्स्ट स्टेज आएगी ना तब मजा आएगा, या फिर अरे उसके बाद होगा ना तब मजा आएगा। जैसे काफी लोग का देखा, अब वो शादी की तरफ जाएंगे, अब पहले शादी करेंगे उसके बाद मजे आएंगे, शादी हो गई तो अभी बच्चे होंगे उसके बाद मजे आएंगे। तो दिस इज सेटिस्फेक्शन कि आप जहाँ पे हो आप उसको एक्सप्लोर करो। जैसे रिजल्ट के बाद मैं इतने नए लोगों से मिला, पुराने लोगों से जिनसे कनेक्ट हो गया था उन लोगों से मिला, बीच में बैंगलोर घूम के आया, बैंगलोर में कितने सारे दोस्त थे उन लोगों से मिला, वहां से चिकमंगलुरु चले गए। सो ये जो रैम्बलिंग ऑफ लाइफ है ना, ये मेरे को लगता है एक सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है, यू हैव द लग्जरी टू not think about serious consequences of what you are doing currently at that stage, and not always worry about कि next stage पे इसका क्या impact होगा। Got it. एक अभी recently I was having this conversation with my batchmate Saurabh Bilani. So he coined this term कि social aura and the actual mandate of service. लोग तैयारी कर लेते हैं, they are influenced by social aura, but they really don't know the actual mandate, the actual life that people lead. So if whatever the idea that you have, can you shed a light के क्या डिफरेंस है भाई, सोशल ऑरा है क्या, और किसने बनाया ये सोशल ऑरा, और क्या वो सच में उतना सही भी है कि नहीं है ना, और इज इट रियली वर्थ फाइटिंग फॉर, और एक्चुअल में मैंडेट क्या है? ये सोशल ऑरा जो सिविल सर्वेंट्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इन लोग के अराउंड है ना, इसके पीछे हिस्टोरिकली देखे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जितनी भी हमारी हिंदी बेल्ट है वहां पे जमींदारी सिस्टम होता था, उसमें जमींदार के हाथ में आपकी डोर होती थी, बागडोर होती थी कि आपको कितने पैसे देने हैं, आपकी जमीन आपके पास रहेगी या नहीं रहेगी। उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स आए, उन्होंने जो ये पूरा ब्यूरोक्रेसी सेट किया, बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर, तो वहां से कंटिन्यू होता है। लेकिन जो आजकल नए टाइम्स में, मतलब हिस्टोरिकली जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उस चीज से इन्फ्लुएंस हुए थे मेरे हिसाब से, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है वो इन्फ्लुएंस हो रही है थ्रू सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम। जो आजकल रील्स वाला फॉर्मेट आ गया ना, जिसमें शॉर्ट्स एंड रील्स हैं, जिसमें रॉयल एंट्री ऑफ फलाना आईपीएस, रॉयल एंट्री ऑफ ढिंकाना आईपीएस, एंड आई वुड से दिस इज प्रोपेगेटेड बाय पीपल जो इस इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री कोचिंग इंडस्ट्री। इस कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, एंड कुछ छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो कि छोटे छोटे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स, जो कि टॉपर से इंटरव्यू लेते हैं या कुछ लेते हैं। तो उनकी दुकान बेसिकली तभी चलेगी जब उनको व्यूज मिलेंगे, एंड उन व्यूज को वो सिर्फ लेते नहीं है, वो उसको शेप भी करते हैं। अगर वो ग्लोरीफाई नहीं करेंगे उस एग्जाम को, उस पोस्ट को, तो उनको वो व्यूज नहीं मिलेंगे जो उनको किसी आईएएस आईपीएस के वीडियो डालने पे मिल रहे हैं। जैसे एक कोचिंग के टीचर हैं, बहुत फेमस हैं, उनकी एक लाइन है कि नौकरी तो आईएएस ही है, बाकी सब तो नौकरियां हैं। अब ये बहुत ही डिमीनिंग लाइन है फॉर एवरी अदर जो कि नौकरियां हैं, एंड ये बहुत ही बेनिफिशियल है उनके लिए, क्योंकि उनकी जो बेसिकली इंडस्ट्री है वो तभी चलेगी जब लोग उसकी तरफ ही जाएंगे, लोग 6 साल 7 साल बाद भी उसी में लगे रहेंगे। देर वॉज अ जूनियर हमारे कॉलेज का ही, उसका मेरे को कॉल आया था अभी रिसेंटली कि सर मेरा इस कंपनी में प्लेसमेंट हो चुका है, बट आई एम थिंकिंग कि मेरे को करना यूपीएससी है, सो आई एम थिंकिंग कि मैं नौकरी नहीं लूं, जैसे मैंने प्लेसमेंट लिया था और फिर बाद में ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं या तो प्लेसमेंट ज्वाइन कर लूं या फिर नहीं करूं और सीधा चला जाऊं।
तो मैंने सोचा कि तूने क्या सोचा ये बता मेरे को। तो उसने बोला मैं एक कोचिंग के टीचर के पास गया, उन्होंने तो बोला कि क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, फटाफट आ जाओ। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो वो तू किसी बायस्ड बंदे के पास जाएगा, तू बोल रहा है कि सर मैं आपका कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, मैं अभी करूँ या 1 साल बाद करूँ? तो ऑब्वियस आंसर तेरे को मिलेगा कि हाँ, वो बोलेंगे तू अभी आ जा, अभी कूद जा। लेकिन तेरे को अपनी तरफ से देखना होगा कि क्या मुझे ये चीज़ करनी है, क्या मैं श्योर हूँ? उसके बाद क्या मुझे एक बैकअप प्लान रखना है, क्योंकि अगर वो जॉब करता है 1 साल, तो वो बाद में उसको री एंट्री में आसानी होगी, रेदर देन वो बिल्कुल फ्रेशर अगर वो रीजॉइन करता है तो। क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटस है, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है इस वक़्त, फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है उसकी फैमिली, तो उसको पहले जॉब करनी चाहिए 1 या 2 साल, कुछ सेविंग्स करनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें हैं, मतलब आपको कोई भी इस चीज़ को देखना है, तो आपके आप से देखो। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, जो कि अच्छे उसमें मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, तो उसका मेरे को कॉल आया था कि यार मेरे को भी सिविल सर्विसेज करना है, तो मतलब करना चाहिए। एंड उसको 4-5 साल हो चुके हैं मतलब जॉब करते हुए, एंड शी इज अर्निंग अ वेरी गुड पैकेज, और अच्छी खासी पोजीशन पे भी है वो। तो उसने बोला था कि यार मेरे को भी करना है, क्या लगता है, क्योंकि एक बार तो करना है ऐसा सोचा था हमेशा लाइफ में। तो आई जस्ट कनेक्टेड हर टू वन ऑफ आवर सीनियर्स, नवीन चंद्रा सर, 2017 बैच IAS, रुड़की गई हैं वो भी। तो उन्होंने बात की और उन्होंने उसको इतने अच्छे से समझाया कि क्या उसकी कंडीशन है इस वक्त और क्या होगा आगे जाके, जिसमें बहुत अनसर्टेनिटी भी है। तो उसको एक काफी अच्छी क्लियर पिक्चर मिल गई कि जो मैंने ग्लोरीफाइड पिक्चर समझी थी IAS की या IPS की, वो उतनी ग्लोरीफाइड नहीं है ग्राउंड लेवल पे, कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज बीन इन सर्विसेज फॉर लास्ट 5 years एंड 6 years। तो उसको वो चीज समझ आई कि ठीक है यार, मेरे को क्यों इतनी भागदौड़ करनी है, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट यहाँ पे। तो आई डोंट हैव टू अपीयर इनटू सिविल सर्विसेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि जस्ट क्योंकि इसके पीछे ये सोशल ऑरा है तो मुझे भी जाना चाहिए, कि ठीक है घर वाले और खुश होंगे या और समाज में इज्जत होगी। तो यू मतलब आप समाज और ये सब चीजें तो बाद में देखोगे, सबसे पहले आपको खुद से देखना है कि क्या मेरे को वो चीज अच्छी लगेगी, and क्या मैं उसके लिए एक्चुअली सूटेबल हूँ। अगर आपको लगता है वो, और वो मैंने बताया ना, वो कंडीशन जो वो ग्राउंड पे है, वो अगर आपको नहीं पता उस वक्त और आप कूद गए इस चीज में कि ठीक है बाद में देखेंगे, तो काफी बॉदर होता है बाद में, काफी डिसअपॉइंटमेंट होती है। सो वही जो बात है कि सोशल और जो एक्चुअल मैंडेट है वो बहुत डिफरेंट है, एंड यू शुड अप्लाई योर माइंड, यू शुड टॉक टू पीपल। इनफैक्ट आजकल तो इतना डेमोक्रेटाइज हो गई ये चीजें, इंस्टाग्राम पे काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स अवेलेबल हैं, लिटरली आप उनको मैसेज करो, दे रिप्लाई टू योर मैसेजेस व्हेन दे गेट टाइम। सो यू कैन आस्क योर क्वेरीज वहाँ पे। काफी सारे यूट्यूब पे फोरम्स, पॉडकास्ट हो गए, काफी सारे वैसे ओपन इनिशिएटिव जो करते हैं, जूम कॉल्स वगैरह आजकल काफी हो जाती हैं। तो वहाँ पे यू कैन आस्क सच ब्यूरोक्रेट जो कि सर्विस में है, एंड उनसे पूछिए कि, और उनसे जानिए कि मतलब क्या ये चीजें एक्चुअली हैं जैसी आप सोच रहे थे, एंड क्या वो वर्थ इट है आपको अपनी जवानी कुर्बान करने का, 4 या 5 साल अपनी जिंदगी के कुर्बान करने के। Right. Absolutely. So Akshat, I have this another question to you, a follow-up question. No, it's not a follow-up question, it's a different question, but it's my favorite question because that affected me as well, which we usually do not count as a variable while we start preparation, right? जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा वेरिएबल क्या होता है कि भाई कौन सा सिलेबस, कौन सा ऑप्शनल, कैसे फाउंडेशन, these variables we are counting, but health we have never counted कि भाई ये भी फंस सकता है क्या, इसका ख्याल नहीं रखा कि ऑप्शनल फंस जाएगा, ये भी फंस सकता है क्या. सो पीपल यूजुअली डू नॉट काउंट एंड आई डिडंट काउंट. I came from an athletic background. I was a hockey player. I never thought that I would have a problem with health issues. Like while I was writing my mains, ऐसे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर था, I had to give my mains दिल्ली में जाकर के, and अचानक से I had this strain in my brain, and I think it was getting built up from past 1 or 2 months because of the subsequent exams and all of that, and it persists for a long period of time, and hence I didn't pursue for civil services furthermore. And but I know a lot of people who really got derailed because of this, and they just do not get derailed from UPSC journey. They got derailed from almost all the career path. They're kind of trying to get their life back. So what is your perspective that how to be aware about that variable कि किस level पर इसको attention देनी चाहिए और कैसे attention दे सकते हो? नहीं, डेफिनेटली हेल्थ एक बहुत मेजर फैक्टर होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग ऑप्शनल के बारे में सोचते हैं, जीएस के बारे में सोचते हैं कि ये नहीं फंस जाए, और अल्टीमेटली हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, और हेल्थ एक इतना बड़ा मेजर फैक्टर हो जाता है। जैसे मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, मतलब मैं ओल्ड राजेंद्र नगर के पास रहता हूँ, सो मैंने वहाँ पे एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है जहाँ पे मैं लास्ट 2 साल से अप्रोक्सीमेटली जा रहा था। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि लोग आते हैं, डेली रहते हैं, एंड दो चीजें होती हैं, या तो सूट हो जाती है लाइफ उनको, या फिर वो लाइफ सूट नहीं होती। तो लाइफ सूट नहीं होने के बाद भी दो पाथ आते हैं, एक होता है कि वो चले जाते हैं वापस अपने घर, एंड ठीक है वहां पे प्रिपरेशन करते हैं। एक होता है वो जबरदस्ती अपने आप को फोर्स कर रहे होते हैं यहीं पे उस लाइफ को गुजरने की, क्योंकि
जो मेजर कंस्ट्रेंट है यहाँ पे वो है प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं होता, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता, प्रॉपर वाटर अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती। एंड जिस तरह से यहाँ पे ग्रोथ हुई है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना सनलाइट मिलती ना प्रॉपर वेंटिलेशन होती। इनफैक्ट बेसमेंट्स में लोगों के रूम है जहाँ पे वेंटिलेशन तक नहीं होती है। तो उसका उनकी हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट होता है, एंड वो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि वो आज उठे और कल बीमार हो गए। तो वो ओवर द टाइम बिल्टअप होता है, एंड वो चीज उनको जब रियलाइज होती है तब तक बहुत कई बार लेट हो जाता है। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज गिविंग मेंस और उसके पेट में दर्द चालू हो गया एकदम से, एंड हम्म। उसको वो मेफ्टाल्स पास जो वो आती है गोली पेन किलर आती है, वो खा खा के उसने एग्जाम दिया। तो दिस इज वन थिंग जो मतलब बहुत क्रूशियल हो सकती है और आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो मेरे साथ भी ये हुआ था, जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था उस टाइम पे मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, जिसका मेजर रीजन था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस दिया था और मेंस नहीं हुआ था, तो मैं बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड हो गया था कि भाई इस बार तो पूरा हम कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और उसमें हम गए और उसके बाद सब कुछ इग्नोर कर दिया, सोशल लाइफ खत्म कर दी, अपना हॉबीज वॉबी सब खत्म कर दी, हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वेट बढ़ गया था, सब कुछ हो गया था। और अल्टीमेटली हुआ गया, प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ, जिसके अदर फैक्टर्स भी थे कि कोविड आ गया था बीच में, ये सब हो गया था। बट आई डेफिनेटली बिलीव कि एक मेजर फैक्टर था कि मैंने अपनी हेल्थ पे और अपनी हॉबीज पे और अपनी इन जनरल लाइफ पे फोकस करना बंद कर दिया था और सिर्फ मैं प्रिपरेशन को ही सोच रहा था। तो उससे डायरेक्टली हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। I was not at all happy. I was very frustrated with what I was going through, and मेरा वेट बहुत बढ़ चुका था, और मैं मेरा स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो चुका था। जब कॉलेज में थे तो ट्रैक करते थे, हॉकी खेलते थे, बहुत अच्छा स्टेमिना था, स्टेमिना एकदम बेकार हो गया था। तो दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी। सेकंड अटेम्प्ट जब प्रीलिम्स नहीं हुआ, एक तो मेरे पास टाइम काफी हो गया था क्योंकि अब नेक्स्ट प्रीलिम्स देना है ऑलमोस्ट एक साल बाद, एंड दूसरा मेरे को काफी चीजें मैंने खुद से सोची। तो वहां पे आई इनकॉर्पोरेटेड वापस जो हेल्दी रूटीन था मेरा, सुबह जल्दी उठना, रनिंग करने जाना, बेसिक एक्सरसाइजेस करना, थोड़ा बहुत वर्कआउट करना, ये मैंने वापस अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया। और उसके साथ ही मैंने अपनी सोशल लाइफ को भी थोड़ा सा किया था। एक व्हाट वन थिंग आई डिड वाज कि दिन में मैं 1 घंटा फिक्स रखता था कि जिसमें मेरे को बस लोगों से बात करनी है, चाहे वो मैं ऑफलाइन मतलब मिल के जाऊं लोगों से, या फिर मैं किसी से कॉल पे बात करूं। सो इससे दो चीजें हुई थी, एक तो मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई थी, और दूसरा मैं उन लोगों से कनेक्ट कर लिया था जिनसे मैं मे बी लास्ट 1-2 साल से नहीं कनेक्ट कर पाया था। काफी सारे कॉलेज के दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे। तो इस चीज ने मेरे को काफी हेल्प किया था। सो मतलब ये मेरे को लगता है हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रिपरेशन में, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप मेंस के एक महीने पहले इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वहां पे आपको एक टारगेट, एक मिशन मोड में आप चलते हो, लेकिन ऑन अ लॉन्गर रन यू कैन नॉट इग्नोर इट डेफिनेटली। Absolutely. I think it's like you sprint for some period of time, but you need energy while you want to sprint. है ना? यस यस। If you haven't done the reservation है, आपने रिजर्व नहीं किया है, तो आप स्प्रिंट मारोगे, वो शुरू के मीटर्स में ही आपकी फटीग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, You सौ will मीटर not की be able to 100 मीटर finish. की स्प्रिंट नहीं है, पूरी 4 किलोमीटर और पता नहीं कितने किलोमीटर तक चली जाएगी वो। हाँ, एंड जैसे अगर उतना भी अगर नहीं देखें, तो मान लो अगर किसी को प्रीलिम्स आ रहा है, 3 महीने की स्प्रिंट मारनी है, ठीक है, बट दे हैव नॉट बिल्ट their health. Now एग्जैक्टली। they might not able to afford taking care of health while they are preparing for prelims, but they could have afford while before that, and if they would have ignored it, तो यहाँ पे उन्हें कीमत चुकानी पड़ जाती है कि जस्ट बिफोर प्रीलिम्स टाइफाइड हो गया, जस्ट बिफोर प्रीलिम्स कुछ और हेल्थ इशू आ गया, फिर तो गए बॉस। अगर आपको एक बार भी अगर वो डिले हुए तो आप, है ना, बिल्कुल हमको लगता है कि हम आधा आधा घंटा बचा लेंगे तो हमारे हमको प्रिपरेशन में एडवांटेज मिल जाएगा। पर्सनली मुझे लगता है कि आपको एक बार जुकाम हुआ ना, एक हफ्ता गया आपका, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, इवन मैं अब जैसे बिकॉज वाइल वी आर ऑपरेटिंग इन वेलनेस, वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल, सो वी डू हेल्प पीपल विद सर्टेन सर्टेन एडवाइसेस दैट बॉस एटलीस्ट थोड़ा अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, जितना हम्म। जंक्स, जितना शुगर जितना अवॉइड कर सको उतना वो अवॉइड करो, एटलीस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपना फुलफिल रखो। तो दिस इज सम बेसिक थिंग्स व्हिच इज गेटिंग कंपाउंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हिच विल टेक केयर ऑफ यू, will not kind of will not let you break while you are in this journey. Great, Akshat. So, Akshat, another the one of the it's like I have two more questions. One is about interview preparation, which is like very uncertain with that what question will come up, and even probably some people haven't understood their personality that well. Right now, they have to give a personality test. So, how one can prepare for interview? What is the process for kind of preparing for interview? And how was yours? सो इंटरव्यू प्रिपरेशन आई बिलीव स्टार्ट्स इन योर कॉलेज लाइफ, क्योंकि आप जो चीजें वहां पे करोगे, जैसी आपकी पर्सनैलिटी शेप हुई है, मोर और लेस वही आपके प्रिपरेशन में आपके मतलब पैनल के सामने जाएगी। क्योंकि एक चीज जैसा मैंने बताया कि आपकी लाइफ बहुत स्टेगनेट हो जाती है व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन एंड व्हेन यू एक्चुअली अपीयर फॉर द इंटरव्यू।
सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वहां पे आप कोई नई हॉबी उठाओगे या फिर वहां पे आपकी कुछ ग्रोथ होगी। ग्रोथ तो कुछ होना हो, डिप्लेशन ही होता है एट टाइम्स, आपकी सोशल स्किल्स डिप्लीट ही हो जाती हैं। सो आप, आई वुड से कि जो भी यंगर या फ्रेशर्स हैं, उनको दे शुड इसलिए भी एक्सप्लोर करना कॉलेज में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दैट इज वेयर दे, मतलब अगर आप सिर्फ स्ट्रिक्टली इंटरव्यू यूपीएससी की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचोगे, तो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन हो रही है वहां पे, जब आप वो 2 ईयर्स इधर उधर धमा चौकड़ी मचा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो। सो मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसमें हम अपनी हॉबीज भरते हैं, अपने एरिया के बारे में लिखते हैं, हमारा कहाँ से है, हमारे पेरेंट्स कहाँ से हैं, हमारा एड्रेस कहाँ से है, स्कूलिंग कहाँ से है, ये सब चीजें लिखते हैं। तो दिस डैफ इज बेसिकली योर बायोडेटा। एंड इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त आप बहुत इंट्रोस्पेक्शन में जाते हो कि एक्चुअली मैं क्या हूँ। जब आप खुद भरते हो कि अच्छा मेरे पेरेंट्स यहाँ से है, तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा मेरी जो कल्चरल फैक्टर्स हैं जिन्होंने मेरे को शेप किया है, वो एक्चुअली यहाँ से आ रहे हैं। एंड दीज आर द थिंग्स विच यू शुड एक्नॉलेज एंड रिकॉग्नाइज, क्योंकि ये चीजें इंटरव्यू में जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स बुलंदशहर से हैं, कोई बुलंदशहर का इंसिडेंट हुआ या बुलंदशहर के किसी डीएम ने कुछ काम किया, तो आई शुड बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं, इन जनरल भी मेरे को अवेयर होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से मेरे रूट्स हैं, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स आए हैं, जिन चीज़ों ने मेरे को शेप किया है, उनके बारे में अवेयर रहूँ। तो दूसरी बात आपकी हॉबीज की, तो हॉबीज कई बार हम लोग लिखते हैं कि दो चीज होती हैं, या तो किसी के पास एक्टिव हॉबीज होती है इंटरेस्टिंग, जैसे मेरी थी प्लेइंग फिंगर स्टाइल गिटार और ट्रैकिंग एंड कैंपिंग, ये दो चीजें मैंने करी थी, तो दिस वाज अ गुड थिंग। कई बार लोग के पास कुछ नहीं होता, सो दे राइट कुछ भी जॉगिंग लिख दिया है, कुछ लिख दिया, बट ठीक है, मतलब वो चीजें अच्छी रहती हैं, बट आपको, मेरा तो एडवाइस ये रहता है कि कुछ फॉल्स ना लिखो उसमें, या इनफैक्ट आप किसी चीज में श्योर नहीं हो, तो वो भी उस चीज उसको मेंशन ना करो, क्योंकि एट टाइम्स आप एक पॉइंट खुद से दे रहे हो, तो यू आर एक्सपेक्टेड कि वो आपका प्रॉपरली एड्रेस होगा। देन आता है आपका एकेडमिक, आपने कोई भी काम किया हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हो, तो मेरा उन्नत भारत अभियान वाला चीज जो विलेज कोऑर्डिनेटर थी वहां पे आई थी, हॉकी जो मैंने खेला था वो वहां पे मेंशन था। तो ये सब चीजें होती हैं जिनके अराउंड आपका एक पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, एंड एक पेपर पे निकल के आती है, वो पर्सनैलिटी आपको देते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो इंटरव्यू प्रिपरेशन की होती है, वो मेरे को लगता है इट इज ऑफ योर एटीट्यूड, जो कि आपको, ठीक है आप शुरू से शेप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट मेंस के बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए, जो आपके पास 3-4 महीने मिलते हैं, क्योंकि यू नीड टू रिकॉग्नाइज की हु यू आर। जैसे एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था एक काफी सीनियर ऑफिसर ने, कि मैं अपनी बात करूं, मैं अक्षत हूं, मैं एक मेल हूं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं और दिल्ली में रहता हूं। उसके बाद मैं एक इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियर हूं, जो कि आईआईटी में गया है। उसके बाद मैं एक सोशोलॉजिस्ट भी हूं। उसके बाद मैं एक हॉकी प्लेयर भी हूँ, यानी एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। मैं एक आर्टिस्टिक पर्सन भी हूँ, क्योंकि मैं गिटार बजाता हूँ। मैं एडवेंचरिस्ट हूँ, क्योंकि मैं ट्रैकिंग करता हूँ। उसके बाद मैं लास्ट ईयर सर्विस में था, तो मैं एक आईपीएस भी हूँ। तो मेरी जितनी भी बातें हैं या जितने भी डिसीजंस हैं, वो इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके लेने चाहिए। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये इनिशिएटिव तुमको लगता है ठीक है, तो मुझे एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा कि क्या वो इनिशिएटिव ठीक है। मेरे को एज एन इंजीनियर देखना होगा क्या वो इनिशिएटिव ठीक है। मेरे को एज अ लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सर ऑफिसर देखना होगा कि क्या वो इनिशिएटिव लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से ठीक है, क्योंकि कोई हम प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो मतलब ठीक ही नहीं है, उसमें पब्लिक ऑर्डर पूरा खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच दे आर लुकिंग फॉर, क्योंकि जितना आप लिख रहे हो, आप एक जेन्युइन पर्सन तभी बनोगे जब वो सब चीजें आपके आंसर्स में दिखेंगी। तो मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन इसी मतलब क्या कहते हैं, अपना एटीट्यूड शेप करने के हिसाब से रही थी। एंड दूसरा होता है कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हो। आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, आपके डिसीजंस को आप प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो अगेन वो चीजें स्टार्ट होती हैं कि आपकी जो पहले ही लाइफ रही है, सोशल स्किल्स आपकी कैसी रही हैं, सॉफ्ट स्किल्स कैसी रही हैं, उसके हिसाब से आप उसको मतलब डिलीवर करते हो वहाँ पे। तो डिलीवरेंस एंड जो कंटेंट प्रिपरेशन, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली आता है आपका टेम्परामेंट। आपको, क्योंकि वो जो 30 मिनट 35 मिनट होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं आपके लिए, एंड स्टेक्स आर वेरी हाई, एंड यू कैनॉट अफोर्ड टू डू एनी मिस्टेक। तो जो आपका, आप कितनी ही प्रिपरेशन कर दो, आई हैव रियलाइज कि जो भी आपकी नेचुरल टेंडेंसी होती है ना, वो ही आपके सामने निकल के आती है, क्योंकि इतनी हाई प्रेशर सिचुएशन में यू कैनॉट फेक थिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एटलीस्ट। तो वहां पे अगर आप इन जनरल नर्वस हो, तो नर्वसनेस वहां पे दिखती है। आप इन जनरल गुस्सा करते हो, तो वो गुस्सा आपके चेहरे पे दिख जाएगा, भले ही आप दिखा नहीं रहे हो। अगर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, तो वो डिसअपॉइंटमेंट उनको दिख जाती है। अगर आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, तो वो एक्साइटमेंट उनको दिख जाती है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो लोग बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, जिनके पास कलेक्टिवली 200-250 साल का एक्सपीरियंस है, 200 साल का एक्सपीरियंस है। तो मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस चीजें हैं उनके लिए, और वो इतने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू लेते हैं, तो दे कैन पिक अप थिंग्स जो कि हमको कभी रियलाइज भी नहीं होता कि हमारे अंदर है। सो अल्टीमेटली इंटरव्यू प्रिपरेशन इज बिकमिंग अ वेरी गुड पर्सन,
कोई बायसेस नहीं रखना, एंड बिकमिंग द पर्सन जो कि एक सिविल सर्वेंट होना चाहिए. सो द थिंग इज कि यू नीड टू, एक बहुत अच्छा एनालॉजी रहती है कि यू शुड गो इनटू द इंटरव्यू हॉल थिंकिंग कि दैट यू आर ऑलरेडी एन आईएएस ऑफिसर एंड दीज आर जस्ट योर सीनियर्स हु आर आस्किंग यू क्वेश्चंस, एंड आपको उस तरह से जवाब करना है. एक दूसरा एक मैंने भी मन में रखा था कि आई एम एन आईएएस ऑफिसर एंड दिस इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस गोइंग ऑन. तो कैसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजें नहीं बोल सकता, कुछ बायसेस नहीं दिखा सकता, या कुछ चीजें डायरेक्टली एडमिट नहीं कर सकता. तो उस हिसाब से अपने आंसर्स को शेप करना, एंड जिसकी प्रैक्टिस हम मॉक इंटरव्यूज के थ्रू कर लेते हैं. और एक अल्टीमेट मेरे को जो अंडरलाइंग चीज होती है, मेरे को लगता है इट इज द फील गुड फैक्टर. जैसे हम किसी से मिलते हैं, कई बार होता है हमको उससे मिलकर बड़ी खुशी होती है, भले ही उसने कुछ भी अच्छी बात ना कही, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, ही वॉज अ वेरी चिल गाय, है ना, नाइस गाय, और हैप्पी हैप्पी ऑरा रहता है उसका. कुछ लोग का होता है फिर डिप्रेसिंग सा ऑरा हो जाता है, या गुस्सा उनके में दिख जाता है, या नेगेटिविटी दिख जाती है. तो आई हैव सीन कि ये चीजें इफेक्ट करती हैं इंटरव्यू मार्क्स को. वन एक्सरसाइज विच आई डिड लास्ट ईयर वॉज, जब मैं एनपीए गया था, नेशनल पुलिस अकेडमी, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ था, आशीष, क्योंकि हमको दोबारा इंटरव्यू में अपियर होना था. तो हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले, हमारे 180 का जो बैच था, 200 का जो बैच था आईपीएस का, उसमें हमने देखा कि कितने लोग हमको अच्छे लगे और उनके मार्क्स इंटरव्यू में क्या थे. सो देर वॉज अ 90%, 90 और 95% कोरिलेशन बिटवीन कि कितना हमको बंदा अच्छा लगा या इंटरेस्टिंग लगा, एंड उनके कितने अच्छे मार्क्स थे. तो चाहे वो बंदा बोलने में अच्छा हो, चाहे उस बंदे का नॉलेज बहुत अच्छी हो, चाहे वो बहुत हम्बल एंड काइंड बंदा हो, तो उसके हिसाब से उनके मार्क्स थे. मतलब ऐसा नहीं था कि उनके मार्क्स नहीं आए वहां पे. बहुत ही एक दो एनोमली थी कि ठीक है बहुत अच्छा बंदा था, नहीं आए, या बेकार बंदा लगा और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए. बट इन जनरल ये एक पैटर्न हमको दिखा था. सो अल्टीमेट मेरे को ये लगता है कि यू शुड बी लाइक अ हैप्पी गाय, अ पॉजिटिव गाय, जो कि एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाएगा, ताकि अल्टीमेटली उनको लगे कि ठीक है यार, वी कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, क्योंकि उनको भी पता है अभी ये बहुत शेप होगा आदमी. लेकिन अगर आपके कोई बाइसेस ना हो, आप कोई झूठ ना बोलते हो, या आप कोई ऐसे ब्लंडर्स ना करते हो कि आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, या एरोगेंस दिखा रहे हो, या एंगर दिखा रहे हो, तो आपके स्कोर अच्छे आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. उसके बाद जितने आप जेन्युइन पर्सन हो, उतनी जेन्युइननेस आपकी आती है. फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है, आईपीएस बनने के बाद आपको आईएएस बनना है, और यहाँ पे जो आंसर होता है ना, यही आपके डिसाइड कर देता है कि आपके मार्क्स क्या रहेंगे. क्योंकि एक बहुत ही क्लीशे आंसर रहता है कि मैम मेरे को डेवलपमेंट के लिए जाना है, तो मेरे को डेवलपमेंट में मजा आता है, तो आईएएस में डेवलपमेंट है. तो उसका डेफिनेट काउंटर आता है कि आईपीएस भी तो डेवलपमेंट करता है, लॉ एंड ऑर्डर इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली. तो यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर दोबारा अपियर होना. एंड दिस वाज अ मेजर फैक्टर कि काफी सारे आईपीएस लोग जो सिलेक्टेड थे, उनको इंटरव्यू में बहुत लो मार्क्स मिलते हैं, एंड मेरे बैच में भी मिले थे, क्योंकि दे कुड नॉट बेसिकली जस्टिफाई कि वो आईएएस आईपीएस से आईएएस क्यों बनेंगे. लकीली मेरे केस में आई हैड दैट एक्सपीरियंस एट उन्नत भारत अभियान, एंड मेरा इंटरव्यू 40% उन्नत भारत अभियान के अराउंड रिवॉल्व किया था. क्योंकि आई मैम ने पूछा कि आपको क्यों जाना है आईपीएस से आईएएस, बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, एंड मेरा सीधा आंसर था कि मैम व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन आई ऑलवेज थॉट ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, एंड दिस ये डिसीजन वाज मोर इंक्लाइंड बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ उन्नत भारत अभियान, जहाँ पे मैं एक विलेज कोऑर्डिनेटर था. तो मैंने उन चीजों को किया है जिसने मेरे को ज्यादा इंक्लाइन किया टुवर्ड्स बीइंग एन आईएएस. आई एम वेरी हैप्पी विद आईपीएस, एंड इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी तो मैं आईपीएस में मतलब अच्छा करूंगा. लेकिन क्योंकि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है टू अपीयर अगेन इन द एग्जामिनेशन, सो आई एम अपीयरिंग अगेन. So this, as suggested by many seniors and mentors, this was a very genuine answer, जिससे लग सकता है कि हाँ ठीक है. उसके बाद मैम ने यूबीए रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, काफी सारे बाकी मेंबर्स ने भी क्वेश्चन पूछे थे, विच बेसिकली जस्टिफाइड कि मैंने वहां पे काम किया है, एंड मैं वैसे ही फेक नहीं रहा हूँ. तो उसके हिसाब से आई गॉट रिलेटिवली हाई स्कोर 193, विच इज गुड स्कोर. सो एब्सोल्युटली, आई थिंक जेन्युइनिटी गोज अ लॉन्ग वे. और जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं तो वो गेज कर लेते हैं कि बंदा जेन्युइन बिल्कुल है कि फेक रहा है बिल्कुल ना. बिल्कुल बिल्कुल. और जेन्युइननेस आती है कि आपने जो चीज आपने दिल लगा करके करी है और उस पर बात छिड़ जाए तो खोल के रख दो. Because I remember my interview, it went around hockey. Like I brought that topic, so I feel this way that if there is some X factor about your personality, and because of some X thing, you need to bring it out. है ना? Definitely. One or the other way. They asked something about I don't know what the question was, but I brought hockey that I played hockey from zero. I went on to become the captain. I led my team, and it shaped my personality. I impacted a lot of life, and it gave me all of that. So I just kind of gave a gyan which was very genuine. It was reflecting true personality of mine. So I feel that if there is some X factor, there is some genuinity about you, you should reflect out, you should find a way to bring that in the interview, and it can kind of give you. And I recall in one mock interview, so in engineering services I'm talking about. So like panel में जितने भी लोग थे, टेक्निकल क्वेश्चंस के मेरे को कोई आंसर नहीं याद आ रहे. वो कुछ तो कोई वैल्यू पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है, बट चेयरमैन ने मेरे से सवाल पूछ लिया कि
बॉस बड़े हो गए, मतलब वेयर डू यू सी योरसेल्फ? मैंने कहा सर सी, nobody had been in from my family, nobody had been in government service, at least on an officer rank. So I don't know how does the hierarchy will play out and how the things will shape out for me. But one thing I know for sure for myself, that wherever I am, I would want to earn the genuine respect, which I felt in hockey, that people respect you for what you know. They do not respect you for what position you hold. So wherever I'm going or I'll go, I'll build that. I'll build myself, and then I will influence. I'll lead people. And he got impressed. He gave me the highest marks. So the evaluator na, he said कि boss क्या ज्ञान दे के आया तेरे को, उसने full marks दिए. So I felt कि this is so जब भी मेरे से कोई भी connect करता है, I tell them कुछ तो find करो जो तुम्हारे बारे में genuine है, जिसमें तुमने घिसाई करी है, बिल्कुल. उसको बताओ. एंड So बिल्कुल Akshat, सही बात बोली आपने, इसमें मैं और ऐड करूंगा good, कि good. आपने कुछ किया है अपने आपके साथ जो जेन्युइन चीज करी है, तो यू नीड टू ब्रिंग दैट आउट. क्योंकि कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो मेरे से जैसे पूछा गया था कि स्किल डेवलपमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं, बट उनका कोई फायदा नहीं है. जो रिक्शे वाला है या बाहर कोई वेंडर है, उसको तो पता ही नहीं है उसके लिए इतनी सारी स्कीम्स है, तो अब क्या करोगे. सो मेरे पास एक इसका डेफिनेट आंसर तो था. हम लोग मेंस में भी बहुत लिखते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है. बट मैंने उसको बाइफरकेट किया एट अर्बन लेवल एंड विलेज लेवल. तो विलेज लेवल पे मैंने जो अपना यूबीए का पूरा एक्सपीरियंस था वो वहां पे मेंशन कर दिया कि सर यूबीए लेवल, विलेज लेवल पे जैसे हम यूबीए में करते थे, ऐसे ऐसे ऐसे. तो वहां पे आई हाईलाइटेड कि देखो ये जो मैंने काम किया है वो मैं उसको अप्लाई भी कर चुका हूँ, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं. एंड अर्बन लेवल पे देन मैं एआई एंड एमएल टाइप से चला गया था, तो वो भी एक इंप्रेसिव हो जाता है. सो यू नीड टू ब्रिंग थिंग्स आउट, क्योंकि वो आप मतलब दे वोंट गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि आप दो, मतलब आपको खुद से लानी पड़ेंगी चीजें कि यार मैं ये हूँ, मेरे बारे में ये चीजें हैं, आप ये देखो प्लीज, इनके बेसिस पे जज करो. यस, कुछ सवाल पूछा है तो उसमें इंटीग्रेट कर दो अपने उस आंसर को. एग्जैक्टली थोड़ा एग्जैक्टली. बताओ और बाकी इंटीग्रेशन कर दो. यू हैव टू और थिंक, जैसे मैंने बोला ना, यू हैव टू थिंक लाइक जो जो आपने रोल्स होल्ड करे हैं लाइफ में. अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो सिविल इंजीनियरिंग वाला एग्जाम वाला फैक्टर अप्लाई करो वहां पे. विलेज कोऑर्डिनेटर रहे हो तो उसको अप्लाई करो वहां पे. एब्सोल्युटली. सो मेरे दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस भी आ गए अक्षत, कि हाँ. जैसे यू यू गॉट सिलेक्टेड फॉर आईपीएस सर्विस. आई थिंक यू आंसर्ड ऑन दैट फ्रॉम इंटरव्यू एस्पेक्ट. यूजुअली वी हैव सीन कि बॉस इतना घिसाई करके आए हैं, अब सिलेक्शन हो गया तो खुशी होती है बॉस, मतलब लिस्ट में नाम आ जाए तो, मतलब वो लिस्ट में नाम आ जाए तो ये एक रिलीफ मिलता है कि चल हो तो गया, हाँ. है ना. तो यू गॉट आईपीएस सर्विस विच इज अगेन द वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस. मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रॉप के भाई बहुत हो गया, अब वो टॉर्चर नहीं झेला जाएगा कि वापस से मैं बैठा हुआ हूँ, बिकॉज नाउ पीपल आर लाइकिंग मी, दे आर लविंग मी, दे आर कॉलिंग मी, है ना, दे आर गिविंग मी अटेंशन, एंड नाउ आई एम गिविंग अटेंशन टू दीज बुक्स. पहले तो ऐसा था ना, कोई भाव दे नहीं रहा था तो आप बुक्स दिल लगा सकते थे, अब तो भाव मिल रहा है, तो डिटैच होके कैसे भाव, मतलब कैसे आपको प्रिपेयर करना है. So how was your journey while you were in service, like you were taken break, but how were you keeping yourself motivated कि बस एक बार और थोड़ा जान मार ले, फोकस रहे, मत डिस्ट्रैक्ट हो. तो how was that तो journey for you? ऐसा था Yeah. कि जब आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो ऑब्वियसली बहुत खुशी थी. एक एक ऐसा था कि भाई चलो प्रोग्रेस तो सेव हो गई है, इतने साल की प्रोग्रेस है, इसके नीचे तो नहीं गिरेंगे, एटलीस्ट यहाँ पे तो पहुंच गए. बट देन अगेन ये था कि यार क्या मैं अगले पूरे 3 महीने दोबारा मेंस दे सकता हूँ, 3-4 महीने मेंस वाली पूरी साइकिल के थ्रू जा सकता हूँ. सो इट वॉज एन ऑब्वियस डिसीजन, क्योंकि मैं पहले से प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर ही रहा था. एंड 5 दिन बाद प्रीलिम्स था रिजल्ट के, तो प्रीलिम्स तो देना ही था जाके, एंड प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा था तो मेंस देना ही देना था. तो फ्रस्ट्रेटिंग था, डिसअपॉइंटिंग था कि भाई सिलेक्शन विलेक्शन हो गया, उसके बाद भी पढ़ रहे हैं इतनी से. लेकिन एक यही यही इसी लेवल पे ना एक मोटिवेटिंग भी था मेरे को लगा, क्योंकि मेरे को ये लगा कि यार ठीक है, इस लेवल पे तो मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन देन इट वाज अ गेम फॉर मी कि यार इससे इतना और उठाना है मेरे को. अब मेरे को पूरी जान लगानी है. मुझे ये इतने तो मेरे मार्क्स आ गए, चलो 80 मार्क्स आ गए, मेरे को इसको 100 मार्क्स तक ले जाना है. उसके लिए मैं एफर्ट मार रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो थोड़ा सा वो मेरे को अच्छी लगता है, थोड़ा एम्बिशियस, हमारे एम्बिशन बढ़ जाते हैं. ठीक है भाई, अब इतने मार्क्स लाके लाने हैं इस बार तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग एज वेल. और दूसरा ये था कि मैंने जो लग्जरी ऑफ सिलेक्शन था ना, वो नहीं ली थी जान पूछ के. जैसे सिलेक्शन के बाद काफी सारे मीटअप्स होते हैं, जो जो लोग सिलेक्ट हुए वो लोग जाके मिलते हैं, वैसे फेलिसिटेशन से जाते हैं कोचिंग्स की. तो लास्ट ईयर में एक भी जगह नहीं गया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं चला गया तो मैं फिर रिलैक्स कर जाऊंगा, या मेरे को वो चीज चढ़ जाएगी, मुझे लगेगा यार क्यों ही मैं पढ़ रहा हूँ. सो मेरा बस सिलेक्शन हुआ, ठीक है, 2-3 दिन लोगों से मिला, प्रीलिम्स वगैरह दिया, उसके बाद मैं वापस मेंस के लिए बैठ गया था आके. एंड मेरी लाइफ में तो कोई लिटरली चेंज नहीं आया था, क्योंकि पूरे 3 महीने मैं मेंस के ही पढ़ रहा था. कॉल वॉल में वही रिश्तेदार वगैरह से भी नहीं मिला था उसके बाद, सबसे बोल रखा था कि भाई दोबारा दे रहे हैं, तो
ऐसे होगा। तो वो चीज़ मेरे को मतलब मोटिवेट कर रही थी कि यार थोड़ा-सा और पुश करना है, थोड़ा-सा और है, यहाँ तक आ चुके हैं। एंड एक ये भी था क्योंकि आईपीएस मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि एज़ एन आईपीएस एज़ अ करियर। इट्स अ वेरी गुड सर्विस डेफिनिटली, एंड अगर मैं उसमें जाता तो आई वुड हैव ट्राइड माय बेस्ट टू बिकम द बेस्ट आईपीएस ऑफिसर। लेकिन एक जो ड्रीम था मेरा वो हमेशा से आईएएस ऑफिसर बनने का था। एंड अदर एस्पेक्ट्स भी आते हैं, लाइक प्रमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीएस एंड आईएएस आर वेरी डिफरेंट, देन द स्कोप ऑफ वर्क इज वेरी डिफरेंट। तो आईएएस का जो स्कोप है वो है जो मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, एंड वो काफी जनरलिस्ट स्कोप है, तो वो मेरे को लगता था मेरे लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा रेदर देन आईपीएस जो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर के आसपास ही घूमता है। तो ये चीजें थी जिसने मेरे को मतलब मोटिवेट कर रखा था यार आईएएस तो मतलब जितने जब तक मेरे पास चांसेस हैं, जब तक मेरा मन है, एनर्जी है मेरे अंदर, तो मैं करूंगा। क्योंकि एक मैंने काफी लोगों से बात की थी आईपीएस ऑफिसर से, एंड इनफैक्ट 20 years आफ्टर देयर सर्विस दे वर स्टिल थिंकिंग कि यार शायद मैं भी एक अटेम्प्ट दे देता और शायद आईएएस बन जाता। तो अरे वो रिग्रेट मेरे को नहीं लेना था कि यार मतलब ऐसा रिग्रेट ना हो कि अभी तो चले गए जोश जोश में आईपीएस ज्वाइन कर लिया, लेकिन 10 साल बाद भी हम यही सोच रहे हैं कि यार एक अटेम्प्ट और दे देते, या 20 साल बाद भी यही सोच रहे हैं। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने लीव भी ली थी एकेडमी से कि इन केस मुझे एक अटेम्प्ट और देना पड़े जो कि वुड हैव बीन माय फाइनल लास्ट अटेम्प्ट, तो वो भी मैं दे दूंगा, क्योंकि इट्स लाइक जस्ट अबाउट थोड़ा सा टाइम, एंड मे बी लाइफ टाइम रिग्रेट उससे खत्म हो जाएगा। तो बेसिक थिंग वाज रिग्रेट नहीं होगा मेरे को लाइफ में, आई ट्राइड माय बेस्ट। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। hmm. So this was the thing I which think was motivating me. you saved yourself when you did not participate in the celebration. Yes, Because yes, एक बार actually. वहां पार्टिसिपेट कर लिया होता तो इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना, इट्स अ वही वही डाउनवर्ड स्पाइरल। वो लोग फिर लहू लोग मुंह लग जाता है उसके बाद, नहीं पढ़ाई का मन करता। लोग पैर पकड़ के नीचे खींच लेंगे फिर ऊपर जाने देंगे। दैट्स व्हाई यू सेव्ड योरसेल्फ। ग्रेट। नाउ एक और मेरा क्वेश्चन है दिमाग में कि जैसे सिलेक्शन हो गया, नाउ यू विल बी गेटिंग आईएएस सर्विस, so what is the kind of discussion you guys have, like whosoever your friends are who are in probably IAS service or the IPS service, so now what kind of discussion they it's like a, जैसे बोलते हैं ना कि वो एक्टर एक्ट्रेस की इनसाइट निकाल रहा है, बट आई जस्ट वांट टू नो लाइक, क्योंकि अब वो डिस्कशन थोड़ा सा ज्यादा होगा कि भाई कार्डर कौन सा मिलेगा, भाई पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, भाई शादी कैसे होगी भाई, तो हाँ किसी हाँ ये एक्चुअली अबाउट रहता दैट। है। अभी फिलहाल जस्ट आफ्टर सिलेक्शन अगर मैं इस बैच की बताऊं, तो अभी तो बस लोग मिल रहे हैं, नो बडी इज इवन डिस्कसिंग रैंक सर्विस, कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे। दे आर जस्ट रिलीव्ड कि भाई जो हो गया था हो गया, जो मिलेगा मिल जाएगा। एंड जो लोग दोबारा मेंस दे रहे हैं वो अपना मेंस में लगे हुए हैं, वो लोग ऑब्वियसली मीटअप्स में नहीं आ रहे इन जनरल, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग नहीं आ रहे। बट अभी जो लोग हैं, अभी मैंने देखा है सब रिलैक्स करने के मूड में है कि भाई अभी सिर्फ रिलैक्स करना है, जो होगा बाद में देखेंगे। बट जैसे लास्ट ईयर भी मैं आईपीएस में था, तो जो कन्वर्सेशन रहती थी ना, वो कन्वर्सेशन मोर और लेस होती तो नॉर्मल लोगों की तरह ही, जैसे आप मैं कोई भी करता है कन्वर्सेशन। जस्ट ये होता है हमारे पास थोड़ी सी इंसाइट्स बेटर होती हैं, मे बी कनेक्शंस बेटर होते हैं टू सब्सटेंशिएट आवर पॉइंट इन एनी डिस्कशन वी आर हैविंग। फॉर एग्जाम्पल हम सेम सेक्स मैरिज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हमारे ग्रुप्स थे तो उस पे ग्रुप पे काफी हीटेड डिस्कशन हो जाते हैं अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। बट वो थोड़े से लॉजिकल डिस्कशन होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि जस्ट बोल रहा है और फिर लॉजिक नहीं सुन रहा। तो दिस इज वन थिंग विच इज गुड मे बी। बट आई वुड से कि हर टाइप के आइडियोलॉजीज, हर टाइप के ओपिनियंस भी सर्विस में है, क्योंकि अल्टीमेटली द सर्विस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी वी आर कमिंग फ्रॉम। तो जैसे लोग सोसाइटी में होंगे वैसे ही लोग सर्विसेज में भी आएंगे। इट्स जस्ट दैट थोड़े से लॉजिकल लोग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी हर टाइप के लोग। Yeah, absolutely. So ये तो this is true. While we have seen the crowd in IIT, है ना, ऐसा लगता था कि भाई अपने डिस्ट्रिक्ट के छठे छठे नमूने यहाँ पर आए हैं। तो ऐसा लगता था कि एग्जैक्टली, आईआईटी में कैसे आ गया, है ना। दिस वाज अ तो शॉक इन आईआईटी एज वेल ना, कि यार यहाँ पे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था एकदम ही ब्राइट बंदे आएंगे, और यहाँ तो हर टाइप के लोग हैं मतलब। तो आई वही थिंक आता है ना, दैट अल्टीमेटली वी हैव जस्ट क्लियर्ड एन एग्जाम, हम कुछ और तो नहीं किया ना, बस एग्जाम क्लियर किया। एग्जाम उस प्रोपोर्शन में लोगों ने सबने क्लियर किया। तो सेम इज थिंग इन सिविल सर्विस में, एटलीस्ट अभी मे बी 10 years बाद जब हमारे पास एक्सपीरियंस होगा लाइफ का एंड ग्राउंड का, तो चीजें चेंज होगी। लेकिन जस्ट आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम या 1 year आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम अंडर ट्रेनिंग, तो आई थिंक थिंग्स आर मोर और लेस द सेम। you said the right thing ना कि it's a reflection of the society we live in. तो सोसाइटी तो यस, जो हेटेरोजेनस क्राउड है वैसा ही हर वैसा हर ही यहाँ पे आएगा। सर्विस में एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली। Absolutely. So now the last question that I have for you is that whosoever is kind of getting started for civil services or in a phase, what would be your tips and advices for them? माई टिप वुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब दे शुड फोकस मोर ऑन व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग एंड व्हाट इट इज डिमांडिंग, रेदर देन फॉलोइंग जो भी भेड़ चाल चल रही है। जैसे लोग बुक्स को कवर टू कवर रीड कर जाते हैं, ये देखते ही नहीं है कि ये कवर टू कवर पढ़नी ही नहीं थी, या इसमें तो सिलेबस का मेजर पार्ट है ही नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ना था हमको।
सो यू शुड फोकस ऑन, मैंने एक ट्राई वो बना रखा था ट्रायंगल, जिसमें फर्स्ट आता है आपका यूपीएससी का सिलेबस एंड नोटिफिकेशन, जो कि आपको बताता है कि क्या पढ़ना है। देन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपको एक्चुअली विंडो देते हैं इनटू द एग्जामिनर्स माइंड कि ये चीज मैं पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, एंड यू शुड लुक थ्रू डिफरेंट सोर्सेज थ्रू दिस लेंस। एंड तीसरा आता है आपकी रेफरेंस बुक्स। तो यू शुड फोकस ऑन दीज थ्री थिंग्स रेदर देन कोई भी नए नोट्स आ गए वो ले लिए, या कोई भी नई चीज आ गई वो ले लिए, कोई नया कोर्स आ गया वो ले लिया। आई हैव सीन पीपल जो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट बाद नहीं हुआ तो अगेन फाउंडेशन कोर्स के लिए चले गए कोचिंग्स में, कि मतलब मैं दोबारा से जीएस का फाउंडेशन कोर्स कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि और कुछ था नहीं करने को, और मैंने सोचा इससे ही चेंज हो जाएगा। सो दैट इज लाइक नॉट वेरी ब्राइट थिंकिंग आई वुड से। तो आपको ये देखना है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो ये ट्रायंगल फॉलो करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि मुझे करना क्या है। उसके बाद आप देखो कि आपके अंदर आप किस टाइप के पर्सन हो। और जैसे काफी सारी टॉपर स्ट्रेटेजीज आती हैं कि मैं तो 12 घंटे पढ़ता था या मैं 8 ही घंटे पढ़ता था। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि मेरे पास ये कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर कोई जॉब वाला बंदा है वो ऑब्वियसली 12 घंटे नहीं पढ़ सकता, या अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आप 8 घंटे पढ़ के टाइम बर्बाद करो। मतलब इफ यू हैव 10 to 11 आवर्स इन अ डे फ्री और आप 8 ही घंटे पढ़ रहे हो, तो मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम समवेयर। तो दूसरी चीज आती है कि आप अपनी सिचुएशन को देखो और खुद से एक्टिवली सोचो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। एट टाइम्स वो हिट और मिस हो जाता है, ठीक है, कई बार हमने सही सोचा कई बार गलत सोचा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप मेंटर से बात करो, उन लोगों से बात करो जो जिनके पास एक्सपीरियंस है। एंड एक रिसोर्स मैंने देखा काफी लोग यूज नहीं करते, दे आर द कोचिंग वाले टीचर्स। आपको कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन एक्चुअली गो टू किसी भी कोचिंग एंड यू कैन आस्क देम कि भाई हमको ये लगता है आप बताइए। दे वोंट फोर्स यू कि आप मेरा कोर्स लो तभी मैं बात करूंगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर जनरली वेरी हेल्पफुल एंड वो आपकी हेल्प करते हैं इन फिगरिंग आउट कोई भी छोटी मोटी डिटेल होती है तो। ऑब्वियसली दे विल बी मोटिवेटेड कि आप कोर्स उनका ज्वाइन करो, बट मोर और लेस आपकी चीजें वहां से डाउट क्लियर हो जाते हैं। एट टाइम्स वो लोग आपको काफी टॉपर से भी कनेक्ट कर देते हैं। जैसे एक टीचर है जिनका मैंने कोर्स तो कभी नहीं लिया, लेकिन मैं उनके पास एक बार कोई चीज के लिए गया था। सो ही एक्चुअली कनेक्टेड मी टू वन ऑफ द प्रीवियस टॉपर सोशियोलॉजी के। तो उन्होंने कहा था आप इनसे बात कर लो, आपको कुछ और डाउट होगा तो मेरे को बता देना। तो दिस इज वन थिंग जो मेरे को लगता है ये रिसोर्स बहुत ओपनली अवेलेबल है, लेकिन लोग कोचिंग्स ओआरएन में रहते हैं, राजेंद्र नगर रहते हैं, लेकिन कोचिंग ही नहीं जाते और किसी से बात नहीं करते, अपने में ही कर रहे हैं। तो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द एक्सपीरियंस जो एक्सपोजर जो आपको राजेंद्र नगर में मिल रहा है उसको। तो ये मेरे को लगता है ये चीजें करनी चाहिए। और वही भाग दौड़ में किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, खुद से देखो कि मुझे क्या जरूरत है, क्या पूछा जाता है, और उसके हिसाब से मतलब आगे करो। एक तीसरी चीज हाँ मैं और ऐड करूंगा कि यू शुड बी अवेयर कि मुझे कितने अटेम्प्ट्स देने हैं या फिर मेरा क्या प्लान बी होना चाहिए। सो एक मिथ रहता है कि यार प्लान बी के बारे में सोच लिया तो आपकी तो डेडिकेशन ही खत्म हो जाएगी, आप नहीं पढ़ पाओगे, तो प्लान बी के बारे में तो लूजर सोचते हैं। तो आई वुड से दिस इज अ वेरी अगेन कोचिंग इंडस्ट्री के द्वारा प्रोपेगेटेड स्टेटमेंट, क्योंकि उनका भला तभी होगा जब आप अटेम्प्ट अपने सारे खत्म करके जाओगे यहाँ से चाहे क्लियर करके जाओ चाहे बिना क्लियर करके जाओ। सो आई वुड से कि 2 अटेम्प्ट मेरे को लगता है कि ठीक है, आप बिल्कुल विदाउट थिंकिंग अबाउट प्लान बी दे सकते हैं, गिवन कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही हो। लेकिन आफ्टर 2 अटेम्प्ट यू शुड ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्लान बीज, मे बी नॉट एक्टिवली परस्यू देम, लेकिन थिंक अबाउट देम। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने काफी सारे एग्जाम्स देने स्टार्ट कर दिए थे, आरबीआई हो गया, एसएससी हो गया, ईपीएफओ हो गया, कई में मैं इंटरव्यू स्टेजेस तक भी गया विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो एटलीस्ट मेरे को इतना भरोसा हो गया था कि यार अगर एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं हुआ तो 5-6 महीने इनको लगा कि इनको तो क्लियर कर ही दूंगा। तो दिस वाज वन थिंग जिसने मेरे को कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया और मेरे को एक्सपोजर भी दिया, एक शांति भी दी मन में कि चलो यार ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही 4-5 साल बाद मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, मैं इन एग्जाम्स में भी जा ही सकता हूँ अल्टीमेटली। तो दिस इज वन थिंग मतलब पीपल शुड थिंक अबाउट। Absolutely. So we have come to the end, and like we are kind of giving name to this series, The Achievers Blueprint, and I think it has been a fair नाइस। blueprint of the journey that you covered beautifully. And personally, I had fun talking to you. It's like that saying is, na, how do you measure that you that somebody liked you? Is did you like having conversation with them? So जो तुमने इंटरव्यू में बोला था कि भाई कि सामने वाला कैसे जज करे कि तुमने अच्छा किया? Do you feel good while talking to them? That's the blueprint of that they also enjoyed talking to you as well. एग्जैक्टली। So likewise, I had a fun talking to you, Akshat, and now सेम। we will keep on catching up. We'll बिल्कुल probably बिल्कुल। meet in Roorkee in some inter IIT. You never know. बिल्कुल बिल्कुल। Chalo, great, Akshat. Thanks a lot for joining us.